हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? पार्टनरशिप का रिवीजन। पहले हम कौन सा करेंगे? रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। पहली 3 यूनिट का भी अलग से वीडियो बना लेंगे, बट वो कंपेरेटिवली क्या है, इजी है। रिटायरमेंट और डेथ में भी मेन पॉइंट्स कौन सा है? जेएलपी वाला, जो हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे। लेकिन खाली जेएलपी नहीं, सारा का सारा कवर करेंगे। तो पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? रिटायरमेंट वाले यूनिट का रिवीजन, और फिर डेथ वाली, और इसके अंदर ही साथ में किसको कवर करना है इसी वीडियो में? जेएलपी को। अब रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, या एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों पर ही 3 एडजस्टमेंट आपको करने होते हैं। पहला क्या होता है? रिवैल्यूएशन, दूसरा गुडविल, और तीसरा रिजर्व्स। और रिटायरमेंट और डेथ पर एक चौथा एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा क्या आ जाता है? गुडविल। कितने 3 एडजस्टमेंट करने होते हैं? तो सॉरी, जेएलपी का चौथा एक्स्ट्रा आ जाता है। गुडविल, रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन। ये तीनों तो इजी से है, लेकिन एक बार हम डिस्कस तो इसको भी कर ही लेंगे, और उसके बाद में मेन जेएलपी का एडजस्टमेंट किस में आ जाता है? रिटायरमेंट और डेथ वाले क्वेश्चंस में। तो हमें 4 एडजस्टमेंट सीखने हैं, जिसमें मेन थर्स्ट मेरा किस पर रहेगा? जेएलपी। तो पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं गुडविल से। इसको हटा देता हूं। गुडविल का रिटायरमेंट के टाइम क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर पहले से ही बैलेंस शीट में कोई गुडविल दी हो तो क्या करना? पहले से ही अगर कोई गुडविल दी हो, एग्जिस्टिंग गुडविल असेट साइड में आ रही हो, तो उसको तो क्या कर देना है? राइट ऑफ। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगर पहले से कोई गुडविल एसेट साइड में आ रही है, मान लो कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है? बैलेंस शीट, और यहां पर ही गुडविल आ रही है, तो ये तो बिल्कुल पुरानी गुडविल है, इसको हम पहले क्या करेंगे? खत्म। ए बी सी 3 पार्टनर है, सी छोड़ के जा रहा है, तो कौन राइट ऑफ करेंगे? ए बी सी या ए और बी? ए बी सी तीनों, क्योंकि ओल्ड पार्टनर राइट ऑफ करेंगे, तो ए बी सी इसको किस रेशो में राइट ऑफ कर देंगे? ओल्ड रेशो में। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लैरिटी आएगी, लेकिन एक बार ये बताओ कि ए बी सी में से सी छोड़ के जा रहा है, तो भी राइट ऑफ किसने करना है? ए ने भी, बी ने भी, और सी ने भी, क्योंकि गुडविल रेज भी किसने की है? ए बी और सी ने। तो पहले से ही जो बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल आपको दी हो, उसको राइट ऑफ कर देना किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। और फिर जो करंट गुडविल है, जो हमने वैल्यू करी है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। किस रेशो में? गेन रेशो में। ए बी सी छोड़कर, ए बी सी है और सी छोड़कर जा रहा है, ए बी और सी में से सी छोड़कर जा रहा है, तो क्या होगा? ए और बी डेबिट होंगे, और सी क्या होगा? क्रेडिट। ए और बी किस रेशो में डेबिट होंगे? गेन रेशो में। गेन रेशो क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। एक एग्जांपल लेते हैं। ओल्ड रेशो क्या है बच्चों? 3:1, और न्यू रेशो क्या है? 2:1। कौन छोड़कर जा रहा है पहले ये बताओ? कैसे पता लग रहा है? बी छोड़कर जा रहा है ना। ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी का रेशो 0 है, और आगे कौन है? सी। तो कौन छोड़कर जा रहा है? बी। और गुडविल कितने की है? 60,000। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? गेन रेशो निकालना है। सबसे पहले क्या करना है? गेन रेशो। गेन रेशो क्या होगा? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो क्या है? ए का 2/3 और बी का 1/3, तो 2/3 और 1/3। ओल्ड रेशो क्या है? ए का 3/6 और बी का कितना है? 1/6। तो 3/6 और 1/6 माइनस किया, तो इनका गेन रेशो क्या आ गया? 1/6 1/6। तो गेन क्या आ गया? 1:1। अब गुडविल कितने की है? 60,000। सी छोड़कर जा रहा है, तो सी का गुडविल में शेयर है, तो उसको देना है। सी को ये शेयर देना है। तो सी नहीं, सॉरी, कौन छोड़ के जा रहा है? बी। बी छोड़कर जा रहा है, तो बी को ये शेयर देना है। तो बी को कितना कितना शेयर है बी का? 2/6। बी कह रहा है भैया मैं छोड़ के जा रहा हूं, मुझे मेरा क्या दो? शेयर दो। तो 60,000 का 2/6 जो कितना आएगा? 20,000। तो 20,000 बी को क्या करना है? क्रेडिट। 20,000 किसको क्रेडिट करना है? बी को। और ए और बी को क्या करना है? डेबिट। क्योंकि उसका अब मेहनत सी ने भी करी है, और मेहनत बी ने भी करी है, बी छोड़कर जा रहा है, तो वो कह रहा है कि मुझे मेरा शेयर तो दो, मैंने आज तक मेहनत की है। और ए और सी इसका क्या लेंगे? मजा लेंगे। मेहनत का मजा कौन लेगा? ए और सी। तो फर्म कहती है कि मैं ए और सी से लेकर किसको दे रही हूं? बी को। तो एंट्री क्या करनी है आपको? रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट। कितने अमाउंट से करना है क्रेडिट रिटायरिंग पार्टनर को? टोटल गुडविल से, या हिज शेयर इन गुडविल? हिज शेयर इन गुडविल। गुडविल कितने की है? 60,000, और बी का रेशो कितना है? 2/6। तो 60,000 इंटू 2/6। और ए और सी को किस रेशो में गेन डेबिट करना है? गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। गेन रेशो क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। पक्का? एक ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है आपके पास इसका, कि आप पहले टोटल गुडविल को किस रेशो में डिवाइड कर लो? 3:1 में। टोटल गुडविल को किस रेशो में लिख लो? 3:1 में, कि जिसकी जितनी है वो निकाल लो पहले, और फिर उसी टोटल गुडविल को किस रेशो में ले लो? न्यू रेशो में। पहले ओल्ड में और फिर न्यू में। तो ओल्ड रेशो में बांटा 3:1 में, फिर न्यू में बांटा, बी तो है नहीं न्यू में, तो न्यू में कौन है? ए और सी। फिर क्या करो? ओल्ड माइनस न्यू।
तो ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो जो नेगेटिव आए उसको क्या कर देना, डेबिट। तो नेगेटिव कौन आ गए, ए और सी, तो नेगेटिव पार्टनर को क्या कर दो, डेबिट, और पॉजिटिव पार्टनर को क्या कर दो, क्रेडिट। तब भी आंसर क्या आ जाएगा, वो। लेकिन इस टेबल का फायदा क्या होगा, आप इस वर्किंग से बच जाएंगे, ये वाली। पक्का? तो गुडविल का एडजस्टमेंट क्या करना है, फटाफट से बताओ बच्चों। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट से। मान लो ए, बी और सी कितने पार्टनर है, 3, और रेशो क्या है, 2, 3, 1, ऐसे ले रहा हूं एग्जांपल। और नया रेशो क्या है, कौन छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया, और नया रेशो क्या है, और गुडविल कितने की है, 60,000 की। तो पहले बताओ ए बी सी में किस रेशो में आएगा, 20, 30 और 10। अब इधर कितना आएगा, 30 और 30। तो ओल्ड माइनस, पहले ओल्ड में फिर न्यू में, फिर ओल्ड माइनस न्यू, कितना आएगा, ये 20 पॉजिटिव, इसका कुछ नहीं आया, और ये 20 नेगेटिव। तो एंट्री क्या डाल दो, ए तो छोड़ के चला गया, सी डेबिट टू ए, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव पार्टनर डेबिट टू पॉजिटिव पार्टनर। और इसी को गेन सेक्रीफाइस से करना है, तो क्या होगा, पहले गेन रेशो निकालो, न्यू माइनस ओल्ड, किसका निकलेगा गेन, बी और सी का। तो बी का गेन कितना है, बी का न्यू क्या है, 1/2, बी और सी दोनों का न्यू रेशो क्या है, 1/2, और ओल्ड रेशो क्या है, बी का 3/6 और सी का 1/6। एलसीएम कितना आ गया, 6, 3 - 3, तो इसको कोई गेन सेक्रीफाइस है ही नहीं, 0 हो गया। और इसका कितना आ गया, 3 - 1, कितना हो गया, 2/6। तो गेन सिर्फ किसको ही हुआ है, सी को ही हुआ है। तो 2 क्या हो जाएगा, ए जो छोड़कर जा रहा है, ए कितने से आएगा, 60,000 का, ए का शेयर कितना है, 2/6, 20। और बी और सी डेबिट होंगे, बी को कोई गेन है ही नहीं, तो ये सारा किसका है, सी का ही है। तो तब भी यही एंट्री बनेगी। पक्का? तो 2 ऑल्टरनेट्स है आपके पास। फर्स्ट ऑल्टरनेट क्या है, पहले कंटिन्यूइंग पार्टनर का क्या निकालो, गेन रेशो। पहले कंटिन्यूइंग पार्टनर का क्या निकालो, गेन। वो कैसे आएगा, न्यू माइनस ओल्ड। कंटिन्यूइंग पार्टनर का गेन निकाला, वो कैसे आएगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो वो कितना आ गया, 1/6, 1/6, तो वो कितना आ गया, 1:1। और फिर क्या करो, किसको क्रेडिट करना है, कंटिन्यूइंग का या रिटायरिंग का, रिटायरिंग को। रिटायरिंग को क्रेडिट कर दो टोटल गुडविल में इसके शेयर से, जो कितना आया, 20,000, और 20,000 को किस रेशो में बांट दिया, 1:1। और दूसरा अल्टरनेट क्या है, पहले टोटल गुडविल को किस रेशो में बांट लो, ओल्ड में, फिर उसी टोटल गुडविल को किस में बांट लो, न्यू में, ओल्ड माइनस न्यू। तो 30 - 40, जो नेगेटिव आएंगे उनको क्या कर देना, डेबिट, और जो पॉजिटिव आएंगे उनको क्रेडिट। तो ए और सी नेगेटिव है तो उनको डेबिट, और पॉजिटिव वाले को क्रेडिट। गुडविल का यही एडजस्टमेंट। पहले से कोई गुडविल हो तो उसको राइट ऑफ कर दो, और फिर क्या करो। अब देखो टेबल से फायदा क्या रहेगा, इस एग्जांपल के थ्रू तुम्हें समझ में आएगा। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ओल्ड रेशो क्या है, 433, और न्यू रेशो क्या है, 014। मतलब कौन जा रहा है, ए जा रहा है। तो पहले 433 में बांटो 10,000 को, 433 में बांट दिया 10,000 को ओल्ड रेशो में, और फिर 1 और 4 में बांटो किसको, उसी 10,000 को। 1 और 4 क्या है, न्यू रेशो। तो 2 और 8, तो कितना हो गया, ये पॉजिटिव आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और ये क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो 5,000 से सी डेबिट, और ए और बी क्रेडिट, 4,000 और 1,000। पक्का? और दूसरा तरीका क्या है, पहले क्या निकालो, गेन रेशो। ए तो गया, गेन किसको होगा, बी और सी को। तो बी का क्या लिया मैंने, न्यू रेशो, कितना है, 1/5। सी का माइनस क्या कर दिया, ओल्ड रेशो, 3/10 और 3/10। अब जब इसको माइनस किया ना, तो ये माइनस में आ गया, बी वाला क्या आ गया, माइनस में। एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। तो ऊपर कितना आ गया, 2 - 3। तो माइनस का गेन आने का मतलब क्या है, सेक्रीफाइस। माइनस का गेन आने का मतलब क्या है, सेक्रीफाइस। और सी का क्या आ गया, बोलो, गेन आ गया। अब एक का सेक्रीफाइस और एक का गेन आ जाए तो फिर कैसे करना है, पहले बताओ। आपको ए को तो क्रेडिट करना ही करना है, क्योंकि ए को सेक्रीफाइस हो ही रहा है।
एक और 10,000 में गुडविल का शेयर कितना है 4/10, तो ये तो करना ही करना था क्रेडिट आपको 10,000 इंटू 4/10। लेकिन अब जिसको सेक्रीफाइस आ जाए ना उसको भी क्या करना है आपको क्रेडिट। भले ही बी कंटिन्यू कर रहा है बट उसको क्या आ रहा है सेक्रीफाइस। बी कंटिन्यू कर रहा है तो भी उसको क्या आ रहा है सेक्रीफाइस आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब क्या है सेक्रीफाइस आ जाना। तो इसको 1/10 से ही, अब इसको सिंपल नहीं करना, यहां तो क्या किया था हमने 1/6 को क्या कर लिया था सिंपल 1:1। अब इस 1/10 से ही क्या करना है 1/10 से ही इस 10,000 को क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 10,000 को इसी 1/10 से ही क्या कर देना मल्टीप्लाई। जो ये आ रहा है इसी से ही टोटल गुडविल को क्या कर देना मल्टीप्लाई। और 5/10 से किसको मल्टीप्लाई कर देना सी को, और सी गेन हो रहा है तो सी को क्या होगा डेबिट। तो बजाय इसके इसकी बजाय बेटर क्या है आप टेबल बना लो, पहले ओल्ड रेशियो में बांट दो टोटल गुडविल को, फिर किस में बांट दो न्यू में, और फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव। कि इसमें अगर ओल्ड को गेन भी आ जाए तो क्या होगा ओल्ड को सेक्रीफाइस आ जाए तो भी अपने आप टेक केयर कर लेगा इसको। तो पहले ओल्ड रेशियो में बांट लो और फिर किस में बांट लो न्यू, ओल्ड माइनस न्यू देन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ए बी सी रेशियो है 4:5:4, ठीक है। न्यू रेशियो क्या है 7:6। गुडविल कितनी है 130। फटाफट से बताओ टेबल से करेंगे तो कैसे आएगा, पहले इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 40-50 और 40, फिर इसको किस रेशियो में बांटेंगे 70 और 60, 30-50 और 20। जल्दी जल्दी बताओ कौन क्रेडिट होगा बी क्रेडिट हो जाएगा और ए और सी क्या हो जाएंगे डेबिट। कितने से 30 और 20। अब रेशो से करेंगे तो क्या होगा गेन रेशो किसका निकालूंगा मैं ए का और सी का कंटिन्यूइंग पार्टनर का। ए का न्यू रेशो क्या है 7 और बी का क्या है सी का क्या है 6। तो 7/13 6/13 माइनस क्या करना है ओल्ड 4 और 4/13 और कितना हो गया 3/13 और तो 3:2 आ गया। अब बी को क्रेडिट दे दो, पहले बी छोड़कर जा रहा है तो बी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, तो बी को क्रेडिट दे दो 130 का। बी का रेशो क्या है 5/13 तो कितना आ गया 50। और ए और सी को डेबिट कर दो 50,000 को किस रेशो में बांटना है 3:2 में, तो 30 और 20 यही आ रहा है। तो आप बेटर क्या रहेगा टेबल पहले ओल्ड रेशियो में बांट दो और फिर किस में बांट देना न्यू में, फिर ओल्ड माइनस न्यू। अब मैं करवाता आपको हर दोनों तरह से रहूंगा हर बार, लेकिन बेटर क्या रहेगा टेबल। अब ये एक बार फिर से देख लो कि अगर ओल्ड वाले को भी क्या हो जाए सेक्रीफाइस, कंटिन्यूइंग वाले को भी क्या हो जाए सेक्रीफाइस, तो कैसे करना है। ओल्ड रेशियो क्या है 4:3:3, न्यू रेशियो क्या है 1 और 4, पक्का। तो टेबल तो सिंपल है, टेबल में तो क्या है पहले 4:3:3 में बांटा और फिर 1 और 4 में। 4:3:3 में 10,000 को बांटेंगे तो क्या आएगा 4:3:3 आएगा, और 1 और 4 में बांटेंगे तो 2 और 8। 4:3:3 2 और 8 श्योर बोल बेटे। 4,000 क्रेडिट 3 - 2 कितना रह गया 1, ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव, और 3 - 8 5,000 डेबिट। तो सी डेबिट विद 5,000 टू ए एंड बी 4 and 1। और अगर रेशो के हिसाब से जैसे तुम 12th में करते थे वैसे करोगे तो थोड़ा सा क्या होगा टेक्निकल हो जाएगा। कैसे करोगे न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू कितना है 1/5 4/5, न्यू कितना है 1/5 और 4/5, तो कितना आ गया ओल्ड कितना है 3/10 3/10। तो अब जब न्यू माइनस ओल्ड किया तो ये भी क्या आ गया नेगेटिव आ गया। न्यू माइनस ओल्ड गेन होता है और नेगेटिव आ जाए तो मतलब ये क्या है सेक्रीफाइस, और न्यू माइनस ओल्ड गेन होता है और पॉजिटिव ही आ रहा है मतलब क्या हो रहा है गेन। तो अब गेन वाले को डेबिट करना है। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में, तो सीधा आपको एंट्री क्या देखनी पड़ेगी गेन वाले को डेबिट। कितने से डेबिट करोगे 5/10 मल्टीप्लाइड विद टोटल गुडविल, 5/10 मल्टीप्लाइड विद टोटल गुडविल, फिर 1/10 मल्टीप्लाइड विद टोटल गुडविल, ये क्या हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है।
और बी, और छोड़कर कौन जा रहा था, ए, तो ए को तो वैसे ही क्या है, करना ही करना है, 10,000 इंटू 4/10, ए तो हमेशा ही क्या होगा, क्रेडिट। इतना क्लियर है, पक्का। अब रिजर्व्स को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ओल्ड रेशो में। सिर्फ गुडविल के अलावा सारा एडजस्टमेंट किस में है, ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन, रिजर्व सब किस में है, ओल्ड रेशो में। तो रिजर्व्स को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ओल्ड रेशो में। अभी क्वेश्चन करेंगे, आते रहेंगे। उसके बाद में रिवैल्यूएशन है तो क्या करना है, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, एसेट बढ़ेगी तो क्या होगी, डेबिट, तो एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या हो गया, रिवैल्यूएशन टू एसेट। ये सब तो बहुत इजी बातें है ना, करे ही हुए हैं, इनको क्या रिवीजन में लेना। लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्या होगा, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कम हो जाए तो रिवैल्यूएशन, लाइबिलिटी तो डेबिट हो जाएगी और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब इसके बाद जो रिवैल्यूएशन का बैलेंस बचेगा वो अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, रिवैल्यूएशन टू ओल्ड कैपिटल किस रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में। और लॉस है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। ए बी सी तीनों में बटेगा, भले ही ए या बी या सी में से कोई भी छोड़कर जा रहा है। श्योर। अब हम सीधा जेएलपी का करेंगे, पहले एक दो क्वेश्चन इतना कर लेते हैं बिना जेएलपी के, अब फिर सीधा किस पर आएंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे। हमें सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, स्टडी मटेरियल, आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट ईयर क्वेश्चन। बट पहले हम पांचों यूनिट के क्या करेंगे, स्टडी मटेरियल, और फिर एक साथ क्या करेंगे, आरटीपीज, एमटीपीज, ताकि फिर वो मिक्स हो गया है तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अभी तो अगर मैं सातों आती आरटीपीज के भी रिटायरमेंट के करा दूंगा तो क्या होगा, ये इकट्ठी प्रैक्टिस तो होगी नहीं। अभी तो आपको पता है आपके माइंड में क्या है, रिटायरमेंट है, तो क्वेश्चन किसका आएगा, रिटायरमेंट का। तो आरटीपी वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, आरटीपीज, एमटीपीज और पास्ट ईयर के क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको ही ढूंढना पड़ेगा, रिटायरमेंट का है, एडमिशन का है, किसका है। तो पहले हम स्टडी मटेरियल से सारे कर लेंगे, उसके बाद में एग्जाम वाले और आरटीपीज, एमटीपीज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब रिटायरमेंट का स्टडी मटेरियल का इलिस्ट्रेशन 1 है, ये तो बहुत ही इजी है, ये आप क्या कर लेना, होमवर्क। कोई भी हम क्या नहीं छोड़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन कोई सा भी नहीं छोड़ेंगे। सेकंड और थर्ड अच्छे हैं, हम करेंगे, लेकिन एक बार हम कौन सा कर रहे हैं, पहले फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। डॉवेल लिमिटेड विद पार्टनर ए बी सी तीन कितने हैं, पार्टनर, आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 10:6:4। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों, 10:6:4। ए बी सी, इस रिजर्व का क्या होगा, ए बी सी में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में, 10:6:4 में। इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट बी विल रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड इन हिज प्लेस डी विल बी एडमिटेड। तो एक साथ ही क्या हो रहा है, एक जा रहा है और दूसरा आ रहा है, तो कौन जा रहा है, बी रिटायर हो रहा है और डी क्या है, आ रहा है। कब आ रहा है, 1 अप्रैल से हो रहा है। गुडविल की वैल्यू कितनी है, 1 लाख, बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट। हम किसी भी एंट्री में गुडविल को डेबिट करते ही नहीं है। अगर पहले से भी एसेट में आ रही होती है तो उसको भी हम ओल्ड पार्टनर्स में क्या करते हैं, राइट ऑफ। तो ये कह रहा है एसेट नहीं आनी चाहिए, तो हमारी किसी एंट्री से आती ही नहीं है। हम तो एंट्री क्या करते हैं, गेनर टू सेक्रीफायर, एक पार्टनर डेबिट करते हैं, दूसरा पार्टनर क्या करते हैं, क्रेडिट। एक बार वापस बोल रहा हूँ, गुडविल कितने की है, 1 लाख, और वो बुक में एसेट साइड में नहीं आनी चाहिए। हमारी एंट्री से कभी आती है क्या गुडविल बुक में एसेट साइड में, हम तो एंट्री क्या कर रहे हैं, कोई पार्टनर डेबिट, कोई जो छोड़ के जा रहा है उसको क्रेडिट कर रहे हैं, और जो कंटिन्यू हो रहा है उनको डेबिट। तो ये तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्डिंग प्लांट मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट करनी है, ये सब क्या है, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट जो भी करेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म की टोटल कैपिटल कितनी रहनी चाहिए, 2 लाख, और वो किस में रहनी चाहिए, ए सी डी में, किस रेशो में, 2:1 में। सरप्लस फंड अगर कुछ आएगा तो उससे क्या कर देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट को रीपे कर देंगे। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शेल बी ट्रांसफर टू हिज लोन। ये ना भी लिखा होगा तो रिटायरिंग पार्टनर का पैसा हमेशा किस में डालेंगे, लोन में ही डालेंगे। आपको क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक बैलेंस शीट। फटाफट से बताओ, रिवैल्यूएशन की बताओ। बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट करनी है 5 और 20, तो बिल्डिंग 5% डेप्रिशिएट करनी है, 130 का 5% कितना होता है, 26,000। तो रिवैल्यूएशन के 2 साइड में आ जाएगी, सॉरी बिल्डिंग है क्या 5%, बिल्डिंग है 5, तो बिल्डिंग 2 लाख की है, 2 लाख का 5% कितना हो गया, 10,000। 2 साइड में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी को कितना डेप्रिशिएट करना है, 20%, तो वो कितना हो जाएगा, 26,000। ये दोनों समझ में आ गया आपको। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इस लाइन को एक बार छोड़ रहा हूं, वापस आता हूं इस पे। प्रोविजन 20% में बनाना है, किस पर, ट्रेड रिसीवेबल पर। तो ये भी लॉस हो गया, ट्रेड रिसीवेबल कितने के, 139, इसका 20% कितना आ गया, 27,800।
अब इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन बाय रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000। इन्वेस्टमेंट रिटायरिंग पार्टनर कितने पर लेकर जा रहा है? अब इन्वेस्टमेंट है कितने का? अब ये ध्यान रखना, जब भी कोई पार्टनर एसेट लेकर जाएगा ना, तो आप क्या कर दोगे? रिवैल्यूएशन में तो लिख दोगे, बाद में कैपिटल अकाउंट में लिखना भूल जाओगे। बताओ एंट्री क्या होगी? पहले तो बताओ 12,000 का वो कितने पर ले जा रहा है? 18 पे। तो पहले तो एंट्री क्या कर दो? इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। कितने से बढ़ गया वो? भाई उसकी वैल्यू ज्यादा है तभी तो पार्टनर ज्यादा पर ले जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, और फिर रिटायरिंग पार्टनर कौन है? बी। तो 20 कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट कितने का? 12,000। आप ये हाथों हाथ ही किसकी कैपिटल में लिख के छोड़ देना डेबिट साइड में, बी के। 18,000 से आएगा, सॉरी। तो बी के डेबिट साइड में कितना लिखना पड़ेगा? 18,000। और रिवैल्यूएशन में कितना लिखना पड़ेगा? 6। अब होता क्या है, जब आप ये रिवैल्यूएशन बना रहे होते हो तो आप इसको कहां लिख देते हो? 6। अरे कितने पर ले जा रहा है? 15 पे ले जा रहा है, सॉरी। 12 का कितने पर ले जा रहा है? 15 पे। तो रिवैल्यूएशन कितने का होगा? इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन कितना? मैंने 12 का 18 सोच लिया था, 12 का कितने पर ले जा रहा है? 15 पे। तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 15 मतलब 3,000 का। और फिर क्या होगा? रिवेल पार्टनर्स कैपिटल 20 कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट कितने से? तो आप बी की कैपिटल में डेबिट करना मत भूल जाना। आप अभी क्या करोगे? रिवैल्यूएशन बना रहे हो तो आप रिवैल्यूएशन में तो लिख दोगे इमीडिएटली कितना? 3,000। लेकिन बी की कैपिटल जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उस समय भूल जाओगे। तो इसका एक ही तरीका है कि हाथों हाथ ही क्या कर देना? डेबिट कर देना। जैसे ये लाइन आए तुरंत बताओ क्या क्या एडजस्टमेंट करोगे? जल्दी बताओ क्या क्या करोगे? रिवैल्यूएशन के अंदर तो क्या आएगा? डिफरेंशियल अमाउंट। 12 का 15 हो गया तो 3,000 बाय में आएगा। 12 का 10 हो गया तो क्या होगा? 2,000 टू में आ जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा? पूरा कौन से वाली अमाउंट? रिवैल्यूड वाली अमाउंट। अगर 12 का 15 हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल में कितना आएगा? 15। और 10 हो गया तो 10 आएगा। ठीक है। तो रिवैल्यूएशन में तो डिफरेंशियल अमाउंट आएगी प्रॉफिट या लॉस की, और पार्टनर्स कैपिटल में। और ये इमीडिएटली लिख देना, क्योंकि बाद में याद नहीं रहता। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाने जाते हो तब क्या होता है, आपको लगता है ये पॉइंट तो किसका था? रिवैल्यूएशन का था, हमने कर लिया। तो इमीडिएटली लिख देना। पक्का? अब गुडविल का एडजस्टमेंट बताओ। 1,00,000 है, पहले ओल्ड रेशियो में बटवाओ 10/6/4 में 1,00,000 को। 50, 30 और 20, ए बी सी और डी। न्यू रेशियो क्या है? 2:1। न्यू रेशियो क्या है बच्चों? 2:1। तो 2:1 में बांटो। कौन जा रहा है? बी। तो 2:1 में किसके पास आएगी? ए सी और डी। तो कितना आ गया? 10, 30, 20 नेगेटिव, 20 नेगेटिव। तो एंट्री क्या बनेगी? सी डी टू ए बी। सी डी कितने से? 20, 20, 10, 30। तो सी में कितना डेबिट लिखना है? 20। सी के डेबिट साइड में 20 लिखोगे क्या? टू ए एंड बी, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके अगेंस्ट ए का कितना है, बी का कितना है। तो सी के डेबिट में क्या लिखोगे? 20 टू ए एंड बी। डी के डेबिट में क्या लिखोगे? 20 टू ए एंड बी। और ए और बी के क्रेडिट में क्या लिखोगे? 10 एंड 30। ए में बाय सी एंड डी। पक्का? ए के क्रेडिट में क्या लिखोगे? अमाउंट 10, और नाम क्या लिखोगे? बाय सी एंड डी। और रिजर्व्स किस में बटेंगे? ए बी और सी में। 10, 6 और 4 में। 5, 3, 2 ये। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी किस में जाएगा? ये कर लिया था ना, 10,000 हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस किस में जाएगा? ए बी सी में। ये प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है, तो किस में जाएगा? 2 में या बाय में? 2 में। बच्चों को आदत होती है बाय में लिखने की। लॉस है तो चेक कर लेना कहां जाएगा? 2 में। अब ये बाय बैलेंस बीटी बैलेंस शीट से उठाया, ये रिजर्व्स का शेयर है। देखो अब इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल छापा है उसमें उसके पेज की इतना ही है। आप एग्जाम में ऐसे एक एक अलग अलग बनाओगे या चारों एक साथ बनाओगे? चारों एक साथ। नहीं तो आप इतनी बार थोड़ी लिखोगे, बार बार रिजर्व्स 4 बार लिखना, मतलब रिजर्व्स तो 3 बार आएगा खैर, लेकिन बैलेंस बीटी या कोई भी आइटम 4-4 बार थोड़ी लिखोगे। पक्का? तो अब एक बार मेरे को खुद से यही बनवा दो आप। ठीक है, हम उसका आंसर का नहीं देख रहे क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट का तुम्हें पता नहीं लगेगा। फटाफट से बताओ। सबसे पहले बैलेंस बीटी कितने के हैं चारों के? कितने कॉलम बना लूं? बैलेंस बीटी बताओ बुक से देख के। 80, 30। बी का कितना है? बी का
80 के बाद दूसरा इंग्लिश में बोलोगे 2030। रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करवा दो, कितना 20,000, कितना आएगा 10, 6 और 4। रिजर्व्स कितना आ गया 10, 6 और 4। रिवैल्यूएशन का लॉस कितना आ गया 30,400। 30,400 के बाद दूसरी आइटम कितनी है 18,240 और थर्ड 12,160। ठीक, और ये 1000 में है, ठीक है, के है इनके आगे। अब बताइए गुडविल का क्या होगा, कौन से दो डेबिट आए थे, सी और डी के आए थे डेबिट, कितने कितने आए थे ओल्ड रेशो में बंटवा दो एक बार। गुडविल कितने की थी 1 लाख। ओल्ड रेशो में बांटी 50, 30, 20। न्यू रेशो में बांटी बी छोड़ करके, तो ए और बी क्रेडिट आए थे और सी और डी क्या आए थे, सी और डी डेबिट आए थे। तो सी और डी में कहां लिखूं, नाम क्या लिखूंगा 2A एंड B। 20,000 और क्रेडिट कौन आए थे बाय सी एंड डी, कितना आएगा 10,000 एंड। अब देखो तीन एडजस्टमेंट तो आप अपने आप से चेक कर लेना है। सी और डी में क्रेडिट आ गया 10 और 30 और ए और बी में क्या आ गया डेबिट। पक्का। अब तीन एडजस्टमेंट मैंने आपको बोले थे हमेशा चेक करने हैं, वो क्या क्या है, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स और गुडविल, ये तीन तो हो गए। अब ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। अब देखो वही गलती हुई ना, मैंने जानबूझ के पार्टनर्स कैपिटल क्यों बनवाए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट भूल जाओ। भूल तो गए ना, कितना आएगा 15 था क्या, बोलो। अब इसमें लास्ट में क्या लिखा हुआ है 2 lakhs क्या है टोटल कैपिटल रहेगी। अदरवाइज यही बैलेंस निकाल देते और यही बैलेंस शीट में लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि इनकी टोटल कैपिटल क्या रहेगी 2 lakhs, और वो किस रेशो में रहेगी। तो क्वेश्चन ने फाइनल कर दी टोटल कैपिटल तो कितनी रहेगी 80,000, 80,000 और 40,000, ये इनकी क्या रहेगी फाइनल कैपिटल। तो ये इसने क्वेश्चन ने डाला हुआ है कि इनकी टोटल कैपिटल कितनी रहेगी 2 lakhs, तो किस रेशो में रहेगी 2:1। तो अब क्या होगा, अब इनकी कम ज्यादा होगी भाई, बैलेंस से तो लिखी नहीं है ये, तो कम ज्यादा या तो लेकर आएंगे और या लेकर जाएंगे। अब लड़कियां किसका बैलेंस निकालो, ए और बी का, लड़के किसका निकालो सी और डी का। डी का तो निकल ही जाएगा, डी का कितना आ रहा है 60,000। तो बाय कैश कितना आ गया बच्चों, सी डी को रुपए लाने पड़ेंगे कितने 60,000 और बैंक में लाएंगे। और किसी का बैलेंस आया क्या, ए का 1 लाख, बाय में या टू में, टोटल बताया तुमने। बैलेंस कैसे करते हैं पता है, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या करते हैं नेट, ना कि किसी एक साइड का टोटल कर देते हैं। 1,10,400 किस साइड में है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में कितना है 1 लाख, तो 10,400 ये लाएगा। समझ गए क्या, ये बाय साइड में आ रहा है मतलब ये रुपए लाएगा। बी का 20,000 किस साइड में शॉर्ट पड़ रहा है, कैसे निकालते हो यार, 240 तो डेबिट में है, पूरा पूरा कैसे आ जाएगा, प्लीज निकाल लो कैलकुलेटर से। बाईस 760। अब बी का बैलेंस कहां पर आएगा, टू लोन अकाउंट में। बी छोड़कर जा रहा है तो बी का बैलेंस कहां ट्रांसफर करना था लोन अकाउंट में, 22,760 टैली हो जाएगा। आंसर देख रही है उसमें लिखा नहीं हुआ और टैली हो जाएगा, पहले उसने बोला इग्नोर किया, उसकी नकल करके ये बोल गई। इससे पता लगता है कैसे खराब होते हैं बच्चे, ये खराब होता है तो 22,760 टू लोन अकाउंट, ये कहां चला जाएगा
लोन अकाउंट में। बी का बैलेंस किस में ट्रांसफर करना है? लोन अकाउंट में। ये ना भी लिखा होता तो भी बच्चों कहां ट्रांसफर करते हैं? लोन अकाउंट। सी का बताओ। $78। तो सी के इस तरफ आ रहा है तो सी को ये रुपए लाने पड़ेंगे। 78,160। पक्का? अब बैंक अकाउंट देखो, ये ए के बाय में आया था जो उसको लाना पड़ रहा है, ये किसके बाय में आया था? सी के बाय में। और ये किसके बाय में आया था? डी के। तो ए सी डी के जो बाय में बैलेंस आए थे वो बैंक अकाउंट में डाल दिए हमने। और इसने बोला था जितने भी बैंक से रुपए आए उससे क्या पे कर देना? ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट कितने का है? 44,000। अब इसको पे करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक ओवरड्राफ्ट टू बैंक। तो बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय ओवरड्राफ्ट। तो बैंक अकाउंट में क्या आ गया बच्चों? बाय ओवरड्राफ्ट। इसको हमने क्या कर दिया? पे। और ये क्या रह गया? बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, जो कहां पर आ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड में। जो कहां पर आ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड। समझ गए क्या ये? अब बैलेंस शीट की डेट 1 अप्रैल लिख देना। आपकी आदत क्या होती है क्वेश्चन में बैलेंस शीट की डेट उठाना, जो कितनी लगी हुई है? 31 मार्च। बट इसमें लिखा हुआ है कि ये काम कब हुए थे? 1 अप्रैल को हुए थे। चाहे एक दिन बाद ही सही, लेकिन एक दिन बाद की डेट है, तो 31 मार्च मत लिखना। और ये बच्चों लिख लो अपनी अपनी बुक पर, नहीं तो आप बाद में क्या है, याद नहीं रहेगा आपको। अब कैपिटल कितनी आ गई? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 80, 80, 40 आया था। ये तीनों कहां पर आ गया? लाइबिलिटी साइड में। और ये लोन भी कहां पर आ जाएगा? बीज लोन भी लाइबिलिटी साइड में। तो ये ए बी सी के बैलेंस आ गए, और बी का क्या आ गया? लोन आ गया। और ये दोनों एज इट इज पहले से बैलेंस शीट में थे, उतने उतने वापस लिख दिए। अब इनमें जिनका रिवैल्यूएशन हो गया उनको रिवैल्यूएशन करके लिख दिया। डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाया था ना, तो वो माइनस करके ऐसे ही शो करना है, नेट अमाउंट मत शो कर देना। डेटर के अंदर माइनस प्रोविजन ऐसे ही शो करना है। और बैंक में बैलेंस कितना आ गया? ये हमने बैंक अकाउंट बनाया था। बैंक में बैलेंस कैसे आया? ये तीन तो ये लेकर आए थे, इसमें से ओवरड्राफ्ट क्या हो गया? खत्म। तो ये बैलेंस आ गया। पक्का? श्योर? तो अब बताओ, बैलेंस शीट बनाते समय अब मेरे को पहले फटाफट से इस क्वेश्चन में जो आप गलतियां ना करो वो याद करवा लेना फटाफट से। नंबर 1, जब ये लेकर जाता है ना इन्वेस्टमेंट, तो बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं? ये इस समय पढ़ते हैं जब रिवैल्यूएशन बना रहे होते हैं, तो उस समय रिवैल्यूएशन में तो बाय लिख देते हैं, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में 2 में लिखना भूल जाते हैं। तो ये हाथों हाथ लिखना है, लिख दो इसके ऊपर। रिवैल्यूएशन में बाय में और कैपिटल अकाउंट के 2 में। रिवैल्यूएशन के बाय में 3000 और कैपिटल के 2 में 15,000। इमीडिएटली लिख दो ये, नहीं तो भूल जाओगे। उसके बाद क्या है? बोलो। बी का लोन बैलेंस शीट में लिखना है, ठीक है। तीसरा, बैलेंस शीट की डेट कौन सी लिखनी है? 1 अप्रैल, जो दी हुई है वो वाली। श्योर? और कैपिटल का कैसे लिखोगे? इसने खुद फिक्स कर दी, तो ये प्रोपोर्शनेट करवानी थी इसने। तो पहले ये वाली कैपिटल लिख दो और बाद में बैलेंस से आएगा, और इससे हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा? चेंज, जो बैलेंस शीट में चेंज होके आएगा। श्योर? अब आओ इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पे। 1 होमवर्क है आपका। चलो होमवर्क मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, सारे एक जैसे, जो एक जैसे होंगे वो होमवर्क दे देंगे। इलिस्ट्रेशन 2 पर भी स्टार लगा लो। एफ जी के पार्टनर्स है 2:1 में, किस रेशो में पार्टनर है? और उनकी ये बैलेंस शीट दे रखी है एफ जी के, और साथ में क्या है? रिजर्व्स। रिजर्व्स किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स में। अब हुआ क्या है? के वॉन्ट्स टू रिटायर, के जा रहा है, तो के रिटायर हो रहा है, तो रिजर्व्स किस में जाएंगे? एफ जी में या एफ जी के? तीनों में। तीनों में, ठीक है। एफ एंड जी एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी करनी है? 50,000। फिक्स एसेट्स की वैल्यू बढ़ानी है कितने से? 30 से। इन्वेंट्री की कितने से बढ़ानी है? 10 से। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, और वो अभी तक बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। और डिसऑनर क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा डेटर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। तो हमें ये बिल्स रिसीवेबल के कोई भी रुपए नहीं मिलेंगे। एफ एंड जी एग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश। एफ और जी क्या लाएंगे? कैश लाएंगे, जिससे किसके पेमेंट हो जाए? के की। तो बताओ, के लोन बचेगा या के को पेमेंट कर देंगे? तो इस बार बैलेंस शीट में के लोन नहीं बचेगा, के का बैलेंस क्या होगा? पे होगा। कहां पर नहीं आएगा? लोन में नहीं आएगा, ठीक है। और अपनी कैपिटल भी वो क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेट। तो ऑफ एफ और जी इस तरह से कैश लाएंगे कि के की तो पेमेंट हो जाए और उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए। प्रोपोर्शनेट का मतलब
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए, सॉरी न्यू वाला रेशो का है 3:2 में, और उन्होंने बैंक में भी कितना बैलेंस मेंटेन करना है 75,000 फॉर वर्किंग कैपिटल। तो अब एक तीर से तीन शिकार कर रहे हैं, पहले से बैलेंस कितना है बैंक में 50, अब एफ और जी इस तरह से कैश लाएंगे कि क्या हो जाए, बैंक में 75 हो जाए, के की पेमेंट भी हो जाए, और तीसरा क्या है, उनकी कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो इस वजह से मैं रिवीजन में ले रहा हूं, अदरवाइज मैं इसको रिवीजन करवाता ही नहीं, क्योंकि गुडविल वाला तो कुछ है ही नहीं। फटाफट से बताओ, गुडविल का ओल्ड रेशियो क्या है 50,000 का, 2:1, तो कितना होगा, और न्यू रेशियो क्या है, कौन गया, के आ गया 30 और 20, तो फटाफट से बताओ कौन सा डेबिट, जल्दी जल्दी बताओ, एफ डेबिट टू के, समझ रहे हो ना, ये एफ जी के ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है क्या, एफ जी के, नालायक लिखा ही नहीं है, कैसे दिख, एफ जी के 20 20 और 10, और फिर कितना हो गया 30 और 20, तो 20 में से 30 गए, 10 नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव वाला डेबिट और पॉजिटिव वाला क्रेडिट, जी को ना गेन है ना सेक्रीफाइस, तो F2 के, ये एंट्री समझ में आती है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिजर्व्स, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा दो किस रेशो में, 2:1 में, कितने के हैं 10,000, तो मैं टिक कर देता हूं जो जो एंट्री समझ में आ गई, ये दो एंट्री समझ में आ गई, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिक्स एसेट्स को अपवर्ड वैल्यू करना है 30 से, और इन्वेंट्री को 10 से, तो फिक्स एसेट्स कितने से बढ़ गई 30 से, इन्वेंट्री 10 से, इसने पी एंड एडजस्टमेंट लिखा, आप रिवैल्यूएशन लिखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही सही है, ठीक है। उसके बाद में डेटर्स, बी आर क्या हो गया, डिसओनर, तो असेट की वैल्यू क्या होगी कम, तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू बी आर। अब ये बी आर का अलग से लिखा नहीं हुआ इसने, बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है, बी आर ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ही है, तो बैलेंस शीट में जिस नाम से अकाउंट चल रहा है उसी नाम से तो खत्म करोगे, तो इसके अंदर 20,000 का टोटल बी आर है, जिसमें से हमारा कितना गया 5, ऐसे थोड़ी है सारे खा गए, एक 5,000 वाला डूब गया, तो कितने से डालूंगा एंट्री 5 से, तो पी एंड एडजस्टमेंट बोलो रिवैल्यूएशन बोलो एक ही बात है, ठीक है, रिवैल्यूएशन टू बी आर। डाउट है क्या, सही से बताओ, पक्का बोलो बच्चों। तो टोटल कितना था 40, और 5 क्या है लॉस, तो 40 - 5 कितना हो गया 35,000 का प्रॉफिट, वो ये बांट दिया, पक्का। अब इनमें तो कोई फालतू टाइम खराब क्यों कर रहे, रिवीजन कर रहे हैं, वैसे भी पता ही है, ये तो आपको ना भी रिवाइज करो पेपर में बिठा दो तो गलत नहीं करोगे, ये वाली रिजर्व्स बांटने वाली, रिवैल्यूएशन वाली, ये 5 एंट्री समझ में आ गई। अब आगे मेन बात हमें करनी है, अब हमें क्या करना है कि एफ और जी इस तरह से कैश लाए कि के की पेमेंट क्या हो जाए डिस्चार्ज, बैंक में कितना हो जाए 75, और कैपिटल भी क्या हो जाए प्रोपोर्शनेट, तो कैसे लाएंगे बताओ, मेरे नहीं समझ में आ रही, मैंने छोड़ दिया, मैं आगे सीधा किस पर जा रहा हूं, बैलेंस शीट पे। 5 एंट्री मैंने कर दी, अब आप पेपर में बैठे हो नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ो, किस पर आ जाओ, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम अपनी पूरा तो जितना आएगा उतना तो करके आएंगे, अभी करेंगे ये कैसे करेंगे, लेकिन आप जितना आ रहा है उतना तो करके आओगे ही ना, फिर बैलेंस शीट बनवाओ, या पहले क्या कर दो पार्टनर्स कैपिटल और बना लो, क्योंकि बैलेंस शीट थोड़ी बनाएंगे अगर पेपर में नहीं भी आ रहा तो भी। ये बैलेंस बीडी लिखा, ये दोनों किसके एडजस्टमेंट है बच्चों, गुडविल के, 10-10 समझ में आ गया, ये रिवैल्यूएशन का है, ये समझ में आ गया, ये रिजर्व्स का है, ये समझ में आ गया, तो मेरे हिसाब से इतना बैलेंस आ जाएगा, इतना इतना पार्ट मेरे हिसाब से आ जाएगा। इसको अब क्या बताऊं, क्या एक एक करके समझ गए, ये क्या है ओपनिंग बैलेंस, ये गुडविल का, ये रिवैल्यूएशन का, और ये रिजर्व्स का, और ये वाला भी किसका है गुडविल का, एक क्रेडिट एक डेबिट, तो इतना बैलेंस आ गया। अब मैं बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। फिक्स एसेट्स 30,000 बढ़ा के आएगी, एक 50 थी, 30 रिवैल्यूएशन कर दी तो 180 से लिखता। इन्वेंट्री में चेंज था क्या, यस, कितने की थी इन्वेंट्री 50 की थी, और 10,000 अपवर्ड रिवैल्यूएशन करा था, तो कितना हो गया, जितना समझ में आता है उतना तो करूं, ये दोनों समझ में आ गया। ट्रेड रिसीवेबल में से वो बी आर कम हो गया 5,000 का। अब कुछ भी हो मुझे नहीं पता कैसे आएगा, बस मुझे ये तो पता है बैंक 75 आएगा, क्योंकि एफ और जी इस तरह से लाएंगे कि क्या हो जाए, बैंक 75 हो जाए, तो इतना तो समझ में आ ही रहा है कि बैंक 75 लिखूंगा, मुझे नहीं पता कैसे लाए क्यों लाए, लेकिन 75 आएगा बैंक, ये पता है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि वो इस तरह से ले आएंगे कि अल्टीमेटली बैंक क्या हो जाएगा 75, और ट्रेड पेबल एज इट इज लिख दिया जितने क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। तो मुझे सबसे पहले इन दोनों का कंबाइंड टोटल तो पता लग ही गया, अलग अलग नहीं पता तो भी मुझे क्या पता लग गया, कंबाइंड टोटल इनका कितना आता है 3,30,000। ये अलग अलग नहीं पता है मुझे, लेकिन जब मुझे एसेट साइड का सारा आइटम का पता है और लाइबिलिटीज में ये पता है, तो इन दोनों का कंबाइंड टोटल कितना आएगा 3,30,000, ये तो पता है।
और जैसे ये कंबाइंड टोटल पता लगेगा तो ये इंडिविजुअल भी पता लग जाएगा, क्योंकि वो इसी तरह से लाएंगे जिससे उनकी कैपिटल क्या हो जाए, प्रोपोर्शनेट। तो ये 330 निकाल लिया और उसको किस में बांट दिया, 3:2 में, उनके न्यू रेशो में। न्यू रेशो याद है ना 3:2, तो किस में बांट दिया, 3:2 में। तो ये बैलेंस शीट मेरी तैयार होगी। बताओ बच्चों, फिर से बताओ, ये रिवैल्यू अपवर्ड करके डाल दिया, ये अपवर्ड रिवैल्यू करके डाल दिया, ये डाउनवर्ड रिवैल्यू करके डाल दिया। नहीं भी पता कैसे लाएंगे, कितना कौन लाएगा, बट 75 तो पता है और ये 50 पता लग गया, तो आई गो टू नो 330 एट फर्स्ट। मुझे पहले क्या पता लगा, टोटल, और फिर मैंने उसको किस रेशो में बांट दिया, इस रेशो में। तो मुझे ये भी पता लग गया कि एफ और जी की कैपिटल कितनी होगी, 198 और 38। अब मैंने कहां तक करके छोड़ा था इसको, यहां तक, ये मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब मुझे पता है कि एफ और जी बेटे तुम्हारी कैपिटल कितनी होगी, 198 और 132 होगी, और है कितनी, 120। तो अब अपने आप बैलेंसिंग फिगर से ये कैसे आएगा, अपने आप बैलेंसिंग फिगर से 70, और इसका कितना आएगा 34, और के की कैपिटल नहीं बचेगी क्योंकि के को लिखा हुआ है डिस्चार्ज कर देंगे, तो ये अपने आप बैलेंसिंग फिगर से इधर पक्का। अब अपने आप आपका बैंक कितना हो जाएगा, 75। चेक कर लो, पहले से बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 50, और 70 और 34 कितने आ गए, 50 ऑलरेडी था, कितने और आ गए, 70 प्लस 34, और चले कितने गए, 79, चले कितने गए, 79। तो दिस विल ऑटोमेटिकली लीड टू 75,000 बैलेंस। पक्का। अब एक बार 5 मिनट में फटाफट से मेरे को क्या करवा दो, रिवीजन में भी रिवीजन, ताकि क्या बाद में भूलो मत। सबसे पहले गुडविल की एंट्री, कुछ भी नया नहीं था, ये हो गई। रिजर्व्स टू एफजी के ऑल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। असेट्स टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू एसेट, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या बांट दिया, ओल्ड रेशो। ये एंट्रीज मुझे नहीं आ रही है अभी भी, ठीक है, अब तो आ गई है लेकिन एक बार मान लो नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं किसकी तरफ आ गया, कैपिटल, ये तीनों लिख दिया मैंने, ये तीनों लिख दिए। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों आ गए, गुडविल, ये क्या है, रिवैल्यूएशन, ये क्या है, रिजर्व्स। ये बैलेंस तक तो आ गया मेरे, लेकिन मुझे पता है ये नहीं रहेगा, कैपिटल प्रोपोर्शनेट रहनी चाहिए। फिर मैं चला गया किसकी तरफ, बैलेंस शीट की तरफ। अब बैलेंस शीट की तरफ गया तो क्या लिख दिया मैंने, ये रिवैल्यूड, ये रिवैल्यूड, ये रिवैल्यूड अमाउंट, और ये 75 अपनी मर्जी से लिखा मैंने, मुझे नहीं पता था उस समय कौन कैसे लाएगा, बट मैंने मेरी मर्जी से लिख दिया। तो पहले एसेट साइड पूरी हो गई, फिर ये लाइबिलिटीज भर दी, तो कंबाइंड टोटल 330 पता लगा, उसको 3:2 में बांट लिया, बैलेंस शीट तैयार। अब ये 3:2 में बांटा तो इसको वापस से क्या करा, रिवाइज कैपिटल इनकी ये होनी चाहिए और इनकी एग्जिस्टिंग है ये, तो के को तो पेमेंट करनी थी वो कर दी, और इसके बैलेंस से आ गया। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी बच्चों ने नंबर कटवा लिए, क्यों कटवा लिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछी थी एंट्रीज, और ये एंट्रीज की अमाउंट मुझे कब पता लगी, कैपिटल बनने के बाद। तो वो पीछे जाके एंट्रीज लिखना भूल गए, या जिनको किसी को याद रह गया तो उनके पास स्पेस नहीं था, तो यहाँ पर लिख दो कि यहाँ पर स्पेस छोड़ना पड़ेगा, लीव सम स्पेस, बिकॉज ये एंट्रीज कब पता लगेगी, बाद में। तो एफ और जी की कैपिटल लाने की एंट्री और इसको डिस्चार्ज करने की एंट्री की अमाउंट बाद में पता लगे, पक्का। तो पहले क्या करना, रिवैल्यूएशन रिजर्व गुडविल कर देना, फिर कैपिटल अकाउंट बना लेना, फिर बैलेंस शीट बनाओ तो बैलेंस शीट में बैंक 75 लिख देना, बैलेंस से क्या निकाल लेना, दोनों की टोटल कैपिटल, और टोटल कैपिटल को किस रेशो में बांट लेना, 3:2 में, और फिर 3:2 के हिसाब से उनका क्या है, लाने वाली अमाउंट डिसाइड कर लो। श्योर, बोलो बच्चों। अब इसने क्या है, वर्किंग नोट से निकाली है, वो मैंने तुम्हें बैलेंस शीट से ही बता दिया, इसने वही चीज वापस वर्किंग नोट से बनाई है, सारी एसेट्स का टोटल किया 380, ये का यही तो था 380, और फिर लाइबिलिटी हटाई तो ये 330 आएगा। अब भाई ये बैलेंस शीट बनानी है जब क्वेश्चन में, तो ड्यूअल एफर्ट क्यों करने हैं, ये 50 आ ही गया तो ये 330 आएगा, तो इसने ऐसे निकाला है पहले से। तो ये वर्किंग नोट अगर एग्जाम में टाइम बचे तो बना देना, नहीं तो मत बनाना, ठीक है। पक्का आपके बच ही जाएगा, आपको कौन सा सारा पेपर आता होगा, एक टाइम किसके नहीं बचता, जिसको 120 का पेपर आता है, हमारे 4-5 करने हैं हमें। अरे बोलो, पक्का। तो इसका देख लेना, अगर टाइम बचे तो करना, नहीं तो नहीं करना। सर हमें पहले क्वेश्चन मान लो यही कर रहे हैं, हमें कैसे पता लगेगा टाइम बच रहा है या नहीं, वो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे आपको स्टार्टिंग से ही पता होगा कि कैसे टाइम मैनेज करना। पक्का। अब ये क्वेश्चन तो हो गया, थर्ड पर आओ, इसको भी क्या करो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, जो जो रिवीजन करवा रहा हूं वो सब क्या आपको करने हैं बाद में, ठीक है। ए बी सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग इन द रेशियो 5:3, किस रेशियो में है,
द बैलेंस शीट ऑफ फर्म एज ऑन 31st मार्च वाज एज फॉलोज। ए हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ। ए बेचारा क्या हो गया, बीमार हो गया, और उसने नोटिस दे दिया कि वो रिटायर हो रहा है, इसलिए क्या है, ये बातें एग्री हुई। पहली बात क्या एग्री हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 31st मार्च 22 विच शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 48,000 वाज टू बी रीओपन। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना पड़ेगा, रीओपन करना पड़ेगा, और बी को क्या देना पड़ेगा, 4,000 का बोनस, क्योंकि उस पर क्या आ गया था, एक्स्ट्रा काम। ए बीमार था, काम नहीं कर रहा होगा, तो बी ने ज्यादा काम किया होगा, तो उसको 4,000 क्या दो, बोनस। और फिर रेशो भी क्या करो, 3-4-4, रेशो भी क्या करो। तो इन्होंने किस रेशो में बांट रखा है, ये 31 मार्च 22 तक तो इन्होंने बैलेंस शीट बना ली, मतलब बांट लिया है। किस रेशो में बांट लिया है, 5-4-3। बट ये क्या कह रहे हैं, 5-4-3 नहीं चलेगा, ए का सबसे ज्यादा है, जबकि काम सबने सबसे कम किया है। बूढ़ा हो रहा है वो, नालायक, बूढ़ा कहाँ हो रहा है, बीमार हो रहा है, बूढ़ा कहीं लिखा ही नहीं है फालतू में। 5-4-3 बोलो, तो 5-4-3 में था, ए का सबसे ज्यादा था और ए का सबसे कम कर दिया इन्होंने। पिछले साल के जो प्रॉफिट बटे हुए हैं वो पहले उनसे क्या लो वापस, कितने, 5-4-3 में ले, 5-4-3 में ले रखे हैं, तो 5-4-3 में उनसे पहले ले लो वापस, फिर क्या कर दो, बी को बोनस दे दो, फिर बचा हुआ किस रेशो में बांटो, 3-4-4 में। अब ये मैं इसलिए करा रहा हूं कि इसका रिटायरमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये साथ में क्या देता रहता है, दूसरे नए नए एडजस्टमेंट। तो 48,000 को वापस लेने की एंट्री क्या होगी, उनकी कैपिटल क्या होगी, डेबिट। ये क्या होगी, डेबिट। वापस क्यों लिया है, क्योंकि गलत बांट रखे हैं, बोनस ना भी देना होता तो भी रेशो चेंज करना है। तो ए बी सी से डेबिट, और यहाँ पी एंड एल एडजस्टमेंट सही वर्ड है, ये बिल्कुल क्या है, सही वर्ड। क्यों सही वर्ड है, क्योंकि पी एंड एल एडजस्टमेंट तभी लिया जाता है जब हमने पास्ट में प्रॉफिट्स बांट दिए और उनको हम क्या कर रहे हो, वापस चेंज कर रहे हो। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए ही लिया जाता है, रिवैल्यूएशन के लिए लिया ही नहीं जाता। तो एंट्री क्या डालोगे, यहाँ पी एंड एल मत लिख देना, क्या लिखना है, पी एंड एल एडजस्टमेंट, स्टार लगा लो। क्या लिखना है, ए बी सी टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। फिर पी एंड एल एडजस्टमेंट से किसको दे दिया, बी को बोनस दे दिया, कितने का, 4। 48,000 बांटे थे, किस रेशो में विड्रॉ किए उनसे, 5, 4 और 3, 5-4-3 में विड्रॉ किए, वापस ले लिए, और फिर वापस किस में विड्रॉ कर दिए, 3-4-4। पक्का, आगे बताओ। गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years। पिछले 5 सालों का एवरेज लेके 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। फिक्सचर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से, बाहर से वैल्यू करवाएंगे। वैल्यूएशन राइजिंग आउट ऑफ द अबव एग्रीमेंट। बताओ, फालतू टाइम खराब किया मेरा 2 लाइनों का। भाई या तो एवरेज प्रॉफिट देता और फिर मल्टीप्लाई करवाता मेरे से 2 से, ऐसे करा ली, खुद ही कह रहा है इसको कर करा के वैल्यू ये आई है, तो सीधा ही बताया था गुडविल की वैल्यू ये आई है, फिक्सचर की वैल्यू ये है। भाई पहले कह रहे गुडविल 5 का डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, वो कह रहा है तुम मत करो, तुम्हारे बस की तो है नहीं, तो क्या कर देंगे, बोलो, खुद ही करके दे दिया उसने, कितने का, 56,800, और 10,980 क्या कर दिया, फिक्सचर। पक्का। प्रोविजन फॉर 2% वाज टू बी मेड ऑन डाउटफुल डेट्स एंड रिमेनिंग एसेट्स वर टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यू। ना भी बताता तो बाकी बुक वैल्यू पर ही मानेंगे, बस प्रोविजन बनाना है। बी एंड सी आगे एग्री कर रहे हैं बिटवीन देमसेल्व्स टू कंटिन्यू द बिजनेस, बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। नया रेशो क्या है, 3:2, न्यू रेशो क्या है, 3:2। और आगे बी और सी कह रहे हैं कि फिक्सचर तो रिवाइज वैल्यू पर रखेंगे, लेकिन प्रोविजन जो ए बी सी ने मिलकर कितना तय किया था, 2। अब बी और सी कह रहे हैं कि हम इसको कितना और बढ़ा देंगे, 4% और बढ़ा देंगे, कितने तक कर देंगे, 6। तो 2 से 6 का लॉस ए बी सी तीनों में नहीं जाएगा, वो सिर्फ किस में जाएगा, 2 में, बी एंड सी, क्योंकि वो एग्रीमेंट सिर्फ किसका हुआ आगे, ए के जाने के बाद बी एंड सी का। अब मेरे को यह बताओ कि गुडविल का एडजस्टमेंट जो करना है उसके लिए ओल्ड रेशो क्या है, न्यू रेशो तो कितना हो गया, बी और सी का 3:2। अब ओल्ड रेशो कौन सा लेना है, 5-4-3 मत लेना, कौन सा लेना है, 3-4-4, क्योंकि इन्होंने अपना ओल्ड रेशो क्या कर लिया, 3-4-4। देखो इसको मैं 2 मिनट समझाने के लिए वर्ड बोलता हूं, इसको मैं क्या बोलूंगा, ओरिजिनल ओल्ड रेशो। इसको मैं क्या बोलूंगा, रिवाइज्ड ओल्ड रेशो। और इसको मैं क्या बोलूंगा, न्यू रेशो। ठीक है, तो ओरिजिनल ओल्ड रेशो कहां काम आएगा, प्रॉफिट विड्रॉ करने में। प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया किस रेशो में, जिस रेशो में ओरिजिनली इन्होंने बांटे हुए हैं, फिर बोनस देने के बाद रिवाइज ओल्ड रेशो में बांट दिया। अब जहां पर भी ओल्ड रेशो चाहिएगा, चाहे रिवैल्यूएशन के लिए, चाहे गुडविल के लिए, किसी भी चीज के लिए ओल्ड रेशो चाहिए, तो कौन सा होगा, रिवाइज्ड ओल्ड रेशो। इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, क्या एक काम है, प्रॉफिट विड्रॉ करना। अब गुडविल का, रिवैल्यूएशन का, जहां जहां पर ओल्ड रेशो चाहिए रिजर्व्स के लिए, सिर्फ हमेशा कौन सा काम आएगा, बोलो, रिवाइज्ड ओल्ड रेशो।
तो गुडविल के लिए ओल्ड रेशियो क्या है 344 और अपने आप से बांटो पॉइंट्स आएंगे मेरे को बार बार फ्रस्ट्रेट मत करना 56,800 को 344 में बांटो आंसर मत देखो और बताओ और लड़कियां किस में बांटो न्यू रेशियो में 3:2 में 11 है टोटल 10 नहीं है ध्यान रख लेना बताओ 54 49 15 491 4 में और बांटो 26 22 26 20655 अगले का 20654 कर देता हूं ताकि ये कितना हो जाए पूरा 56,800 हो जाए नहीं तो ज्यादा हो जाएगा 1 रुपया ठीक है न्यू रेशियो में बांटो 3:2 में ऐसे और उसका 22 7 20 अब नेगेटिव टू पॉजिटिव करवाओ तेरह 400 2066 ये दोनों डेबिट हो जाएंगे कौन बी और सी 13,425 2066 ये एंट्री टिक होगी और ए क्या हो गया क्रेडिट श्योर रिजर्व्स है क्या नहीं है देखो जिस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं पूछी होती ना बच्चे रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करना ही भूल जाते हैं क्यों भूल जाते हैं कि बैलेंस शीट पूछी होती है तो रिवाइज बनाते हो तो एक एक आइटम पढ़ते हो बैलेंस शीट की तो रिजर्व्स याद आ जाता है अरे तो भूल ही गए लेकिन इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछी नहीं हुई थी और रिजर्व्स पूछे होते तो शायद आप भूल जाते आप आदत ही डाल दो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ पे 3 एडजस्टमेंट करने ही करने हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व और गुडविल उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा दे तो हम करते जाएंगे ठीक है अब बताओ कि कितनी वैल्यू बढ़ाएंगे फिक्सचर की कितनी बढ़ेगी 10,8,980 करना है और है कितने का 8,200 तो 8,200 से 10,980 करो 2,000 ये और रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओ कितने का बनाना है 2% 93,500 का कितना बनाना है 2% 1870 अब नेट प्रॉफिट कितना रह गया पॉइंट्स में आएगा डरना मत नेट प्रॉफिट कितना रह गया 2780 माइनस 1870 कितना रह गया 910 अब 910 को किस रेशो में बांटूं बताओ दो ऑप्शन दे रहा हूं आपको 544 और 344 344 बांटो 910 248 ठीक है अब इंस्टीट्यूट की एंट्री देखो तीनों सारी एंट्रीज इसने मिक्स कर दी फिक्सचर बढ़ा दिया बढ़ाना है तो डेबिट हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट करना था अब इसी से इसका सीधा नेट आ गया कितना 910 और वो किस में बांट दिया ABC इसने रिवैल्यूएशन के अकाउंट को क्या कर दिया नेट कर लिया कैसे नेट कर लिया यहां क्रेडिट था अरे यार यहाँ क्रेडिट था कितने से 2780 से और इन दोनों को मिला के वापस क्या था डेबिट भी 27 वो तो बैलेंस लिखते हैं तो खत्म हो ही जाता है तो उसने रिवैल्यूएशन बीच में लाया ही नहीं ये डेबिट किया ये क्रेडिट किया और इन तीनों को क्या कर देंगे तो आप रिवैल्यूएशन के थ्रू ही कर लेना ऐसे कभी कुछ करते कभी कुछ ऐसे आपको याद थोड़ी रह पाएगा पक्का ये हो गया उसके बाद आगे बताओ फटाफट से ये पॉइंट पूरा कर लिया ये कर लिया अब बताओ इसमें क्या कर रहे हैं प्रोविजन को 6% करना है बट ये कौन कर रहे हैं प्रोविजन को 6% करने वाला
बी और सी कर रहे हैं, प्रोविजन को कितना करने वाला 6% करना, तो बी और सी डेबिट हो जाएंगे और एक्स्ट्रा कितना बनाएंगे 4%, 4% और बना दो, कितने का 93,500 का 4% बताना 3,740 टू प्रोविजन 3,740 और बी और सी डेबिट करो 3,740 किस रेशो में, न्यू वाले में, क्योंकि अब तो ये बी और सी ने एग्री किया ना 3:2 2244। ठीक है, अब एक बार मेरे साथ सारा क्वेश्चन पढ़ो कि कुछ रह तो नहीं गया। सबसे पहले 543 ये कहाँ काम आएगा, प्रॉफिट विड्रॉ करने में। एंट्री क्या होगी, ए बी सी टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, 48,000 को इस रेशो में ले लेंगे। फिर आगे इन्होंने क्या किया, 4,000 बोनस दे दिया पी एंड एल एडजस्टमेंट टू बी, और फिर 44 रह गया, 44 को किस रेशो में बांट दूंगा 344 में। इस गुडविल में कुछ है नहीं, ऐसे मैंने करवा दिया, गुडविल तो ओल्ड माइनस न्यू करके करे। फिक्सचर में और इसमें भी कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन का है, बस गुडविल के लिए और फिक्सचर के लिए जब ओल्ड रेशियो की जरूरत पड़ेगी तो कौन सा लेना होगा 344। गुडविल के लिए 344 लेना है, ना कि ओरिजिनल ओल्ड रेशियो। कौन सा वाला लेना है, रिवाइज। रिवैल्यूएशन के लिए भी कौन सा लेना है, रिवाइज। अब ये जानबूझ के दे दिया, ऐसा नया ही दे दिया कि रिवैल्यूएशन के अलावा भी बी और सी एक्स्ट्रा कितना प्रोविजन बना रहे हैं 4%। अब आप मुझे बताओ कुछ राय है क्या, सारी जनरल एंट्रीज होगी है क्या, कसम खा लो बच्चों। रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो या डेथ का क्वेश्चन हो और जनरल एंट्री पूछे तो एक जनरल एंट्री तो पक्का भूल ही जाएंगे हम। जनरल एंट्री पूछते ही मेरे तो दिक्कत हो गई थी कि मेरे बच्चे क्या कर देंगे, मरा देंगे मुझे। क्यों मरवा देंगे, ए का बैलेंस हमेशा किस में डालना होगा, लोन में। डेथ हो गया तो उसके रिप्रेजेंटेटिव में डालना तो होगा ना। अब ये कैपिटल अकाउंट बनाकर ही पता होगा आएगा। और अब अगर क्या पूछा हो, बैलेंस शीट पूछी हो, तो आप ये कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आपको याद आ जाएगा कि ए का बैलेंस कहां डालना है, ए के लोन में। लेकिन ये पूछी नहीं है बैलेंस शीट, तो भी ये एंट्री बनाने के लिए क्या चाहिए, ए का बैलेंस चाहिए। तो आप लिख लो कि रिटायरमेंट के साथ जनरल एंट्री आ जाए तो डेंजर, क्या खतरा है। यहां पर क्या बनाओ, खतरा कैसे बनता है, ये बनाया खतरा, 450 वोट है इसमें। ठीक है, रिटायरमेंट के साथ जनरल एंट्री आ जाए तो क्या दिक्कत है, लोन वाली एंट्री भूलेंगे ही भूलेंगे, बोलो हाँ। हाँ, नलायक चांटा पड़ेगा, भूलेंगे या नहीं भूलेंगे। देखो दोनों क्वेश्चन में क्या था, एक तो उसमें पिछले में कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी थी, ना भी करनी होती तो भी के की पेमेंट तो करनी थी, तो वो भूल सकते हैं नहीं हम। तो ध्यान रखना, रिटायरमेंट और डेथ वाले क्वेश्चन में चुपचाप से अगर कुछ भी नहीं लिखा तो रिटायर्ड पार्टनर या डिसीज पार्टनर का बैलेंस ट्रांसफर करने की एंट्री तो करनी करनी होगी, पक्का। अब बच्चों हम क्या करेंगे, JLP स्टार्ट। हाँ बच्चों, ये तो वो क्वेश्चंस थे जो आपके स्टडी मटेरियल में थोड़े से क्या है अलग टाइप के हैं, बट JLP के बिना थे। अब हमें क्या करना है, पहले JLP के प्रोविजन सीखने हैं और उसके बाद में JLP वाले क्वेश्चन करने। ढंग से समझना, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है कि आप पहले से मन में बना के रख लेते हो कि JLP नहीं होगी या ये सब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी सा एडजस्टमेंट है। अब बताओ मुझे, JLP क्या होता है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्यों लेती है फर्म, पहले बताओ। फर्म किसी पार्टनर का इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों लेगी, अपने मतलब सेल्फ मोटिव के लिए या पार्टनर से कोई सिंपैथी है, अपने सेल्फ मोटिव के लिए, उसको किससे कोई लेन देन नहीं है, पार्टनर से। अगर आज मैं किसी फर्म में पार्टनर हूं तो मेरे परिवार की चिंता मेरे को है या मेरी फर्म को है, मुझे है, मैं अपना पर्सनल इंश्योरेंस लूंगा। फर्म अपने पर्पज के लिए लेती है और वो पर्पज क्या है जरा ध्यान से देखना। मान लो कि ए बी और सी ने बिजनेस स्टार्ट किया था 40 लाख 30 लाख और 30 लाख की कैपिटल लगा के, तो इनके पास कैश कितने की आ गई 100 लाख की। अब बताओ इन्होंने इतनी कैपिटल क्यों लगाई, 40 लैक्स 30 लैक्स 30 लैक्स, कोई सामान खरीदना होगा भाई, गले में रखने के लिए या दुकान में रखने के लिए थोड़ी लाता है कोई कैपिटल। तो इन्होंने तो इसकी क्या बना दी, असेट्स बना दी, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर जो भी है भाई, थोड़ी बहुत लिक्विडिटी रखते हैं, बाकी सब तो केस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई। आज मैंने कोचिंग चला रहा हूं तो ये आईपैड खरीदना है इसलिए कैपिटल लगाऊं या कैश बॉक्स में रखने के लिए लगाऊं, ये कैमरा आईपैड या जो भी एलईडी लगी हुई है ये इन सब के लिए क्या लगाऊंगा, कैश। अगर अपने पास ऑलरेडी सब कुछ पड़ा है तो मैं घर से कैश क्यों लाऊंगा। तो जितने भी रुपए मेरे बिजनेस में लगे हुए हैं वो पड़े जरूर है लेकिन कैश की फॉर्म में नहीं पड़े, वो किस फॉर्म में पड़े हैं, इन द फॉर्म ऑफ सम एसेट पड़े हुए हैं, वो कैश की फॉर्म में पड़े हैं इन द फॉर्म ऑफ एसेट, पक्का। अब सब कुछ सही चल रहा हो, अचानक से सही चला जाए तो क्या होगा, उसके घर वाले आके रुपए मांगेंगे कितने 30 लाख,
30 लाख है फर्म के पास, यस है, लेकिन कैश नहीं है, वो तो किस में पड़ा हुआ है, असेट में। अब असेट बेच के दे देंगे तो ए और बी आगे काम कैसे करेंगे? तो इसलिए फर्म क्या लेती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। उसका अपना पर्पज होता है कि जो रुपए आएंगे वो फर्म के पास ही आएंगे और वो तीनों का प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब प्रीमियम भरेगी तो क्या होगा, तीनों का। प्रीमियम क्या होता है ये सब पता है ना, रिवीजन करने हैं, चलो फिर भी सुन लो। प्रीमियम क्या होता है, बोलो। अगर मुझे लाइफ इंश्योरेंस करवाना है तो इंश्योरेंस कंपनी फ्री में कर देगी, कोई बात नहीं, मरे तो पैसे ले जाना, बोलो। तो अपने घर की बात ही है, बोलो। कुछ रुपए तो लेगी, तो जो हर साल मुझे इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। इतने गए गुजरे तो नहीं हो ना तुम, बोलो। उसके बाद दूसरा क्या है, अगर मैं मर गया तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या बोलेगी, पैसे जो देगी उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी अमाउंट। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी अमाउंट। तो प्रीमियम क्या होता है, जो इंश्योर्ड किसको देता है, इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योर्ड मतलब जिसने इंश्योरेंस करवाया है, ताकि डेथ वाले टाइम इंश्योरेंस कंपनी रुपए दे। और पॉलिसी अमाउंट या सम एश्योर्ड क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी डेथ वाले टाइम में देगी। पक्का? अब इंश्योरेंस कंपनी की और किसकी बात है, फर्म की बात है, बीच में सी को मत घुसाना। प्रीमियम किसने भरा, फर्म ने। तो लॉस किसको हुए, खाली सी को हुए या ए बी सी तीनों को हुए, ए बी सी तीनों को हुए। प्रीमियम भरा तो फर्म से गया, तो लॉस तो सबका हुआ, मरने वाले का अकेले का थोड़ी हुआ था। तो अब जो पैसे आएंगे वो भी किसके आएंगे, फर्म के आएंगे। ठीक है, पैसे आएंगे फर्म के आएंगे, तो वो फर्म अपने पास रखेगी और उससे सी के रुपए दे पाएगी। तो फर्म अपने पर्पस के लिए ले रही है इंश्योरेंस पॉलिसी, या अपने पर्पस के लिए ले रही है, या पार्टनर के बेटे से सिंपैथी है उसको। भाई आज मान लो मैं मोहता से मनीष सर पार्टनर है, तो अब मनीष सर की दादी गई, मुझे क्या दुख है, अब मुझे क्या दुख है, गई तो गई, मैं जानता भी नहीं कौन गई, मैं जिस शख्स से मिला ही नहीं, मुझे कैसे दुख हो सकता है? दुख किसको है, मनीष सर को है, तो वो जाने। मनीष सर चले गए तो क्या है, समर्थ को प्रॉब्लम है कि एक मतलब वो उनके जो पैसे लगे हुए हैं वो रुपए मांगेंगे, और रुपए कहाँ लगे हुए हैं, एलईडी में लगे हुए। तो वो रुपए चाहिए हमें, बात खत्म। ना कि मुझे उनके बच्चे की परवाह है। फर्म को किससे परवाह मतलब नहीं है। फर्म तो ये है कि मनीष सर अगर नहीं रहे तो उनके घर वाले आकर डंडा कर देंगे, पैसे दो। और पैसे कैश में नहीं है, एसेट की फॉर्म में ब्लॉक्ड है, तो कौन दे दे, इंश्योरेंस कंपनी दे दे। इसलिए फर्म क्या लेती है, इंश्योरेंस पॉलिसी। अब फर्म को पता है क्या कौन मरेगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मनीष सर गए, कल को क्या है, मोहता सर ही चले जाए, बोलो। भाई मेरे को क्या पता कौन जाएगा, हाँ मेरे को मारा गया है, चलो ठीक है, मैं भी तो जा सकता हूं। तो फर्म को पता तो है नहीं कौन जाएगा, तो क्या होगा, वो तीनों का प्रीमियम भरेगी, और मतलब तीनों की पॉलिसी एक साथ लगेगी, कोई भी मर जाए तो पैसे देना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, की सबकी जॉइंट है ये। पक्का? समझ में आ गया क्यों लेते हैं? अब एनुअल प्रीमियम कितना है बच्चों, 10,000। इसका मतलब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी को फर्म हर साल कितने रुपए दे रही है, 10,000। मर गया तो कितने मिलेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, कई बार डरना मत, क्या लिखा हो, सम एश्योर्ड लिखा हो। क्या लिखा हो, सम एश्योर्ड। तो वो मॉडर्न नाम है किसका, पॉलिसी अमाउंट का। ये अभी नहीं बताया आपको, ठीक है। सरेंडर वैल्यू क्या होता है, पहले साल 10,000 का प्रीमियम भरा, अगले साल भी 10,000 का प्रीमियम भरा, अगले साल भी 10,000 का प्रीमियम भरा। अब इंश्योरेंस कंपनी को हम यहां पर ही जाकर कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल का मतलब क्या है, हम आज के बाद आपको कोई प्रीमियम नहीं भरेंगे, हम में से किसी की भी डेथ हो जाए तो आप हमें कुछ मत देना, जो हमने ऑलरेडी जो प्रीमियम भरा हुआ है उसके अगेंस्ट कुछ तो दे दो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यू। ऐसे समझो कि कोविड आ गया था, बोलो कोविड आया था, तो मेरी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही थी। अब मेरे पास उस समय बच्चे बच्चे आ नहीं रहे थे, गरीब आदमी हो गया था मैं। सर आप अब भी गरीब ही हो, कोई खास बात नहीं, लेकिन उस समय मेरे पास थे ही नहीं पैसे। तो मैंने अब सभी जगह से क्या करी, कोशिश करी। तो फिर मैं लास्ट में किसके पास चला गया, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कहीं आप सोचोगे। मैं लास्ट में किसके पास चला गया, इंश्योरेंस कंपनी के पास, और उसको बोला कि मेरे 4-5 प्रीमियम भरे हुए हैं, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों ले रखी थी, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। वो पर्सनल थी, समझाने के लिए बताने, बस सरेंडर वैल्यू समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब मैं कहा भैया मेरे घर में रोटी नहीं है, भूखे ही मरेंगे, तुम तो कब क्लेम दोगे, तो हम वैसे ही भूख से ही मर जाएंगे, तो क्या होगा, आप हमें क्या दे दो, रुपए दे दो। वो कह रहे तू जिंदा खड़ा है, पैसे तेरे को कब देने थे, मरने पे। तो मैं कहा मर थोड़ी जाऊं मैं। तो मैंने कहा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है भाई, मेरे को मरे बाद कुछ नहीं चाहिए, आज के बाद मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा, मेरे जो ऑलरेडी भरे हुए हैं उसके अगेंस्ट कुछ तो दे दो। तो इंश्योरेंस कंपनी उसके अगेंस्ट जो रुपए दे देती है उसको क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यू। और सरेंडर वैल्यू पहले साल की ज्यादा होगी या दूसरे साल की, दूसरे साल की। दिख रही है ना, 500 के आगे 1200 लिखा हुआ है, नालायक।
क्यों दूसरे साल की ज्यादा होगी? क्योंकि दूसरे साल तक प्रीमियम ज्यादा भरा जा चुका है, तो सरेंडर वैल्यू बढ़ती जाएगी। तीसरे साल तक और ज्यादा प्रीमियम भर दिया तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बढ़ाती रहती है? सरेंडर वैल्यू। ओवर द पीरियड सरेंडर वैल्यू की वैल्यू क्या होती रहती है? इंक्रीज। ठीक है, तो तीन बातें बताओ फटाफट से। प्रीमियम क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। जो इंश्योर्ड, जो कि हमारे केस में कौन है? फर्म। फर्म विल पे टू इंश्योरेंस कंपनी टू कीप द इंश्योरेंस इन फोर्स। इंश्योरेंस को बनाए रखने के लिए हर साल जो देना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। और पॉलिसी अमाउंट क्या होता है? अमाउंट टू बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू फर्म इन द इवेंट ऑफ डेथ। सरेंडर वैल्यू क्या होता है? इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड। कैंसिल का मतलब फर्म विल नॉट पे एनी प्रीमियम इन फ्यूचर और इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे एनी अमाउंट इन द केस ऑफ डेथ। बस अभी फर्म जो दे देगी वो क्या होता है? सरेंडर वैल्यू। फर्म दे देगी, फर्म दे देगी। नलायक कौन दे देगी? इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। किसको? फर्म को। पक्का? कोई किसी को दे, तू बाँच बस। बताओ इंश्योरेंस प्रीमियम कितने है? अब एग्जांपल है हमारा, इसके तीन मेथड है जिसमें से दो के स्टडी मटेरियल में एग्जांपल है, तीसरे का एग्जांपल ही नहीं है, वो मैंने बनाया हुआ है, वो बता देंगे, लेकिन आपके दो से ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, स्टडी मटेरियल में तीसरे के बारे में सिर्फ थियरी लिखी हुई है। एनुअल प्रीमियम 10,000 है, पॉलिसी अमाउंट 1 लाख है, सरेंडर वैल्यू 500, 1200, 2000, 100। डरना बिल्कुल क्या है? मना। तीन मेथड है। पहला मेथड क्या है? व्हेन प्रीमियम इज चार्ज टू रेवेन्यू। रेवेन्यू किसको बोलते हैं? इनकम को। तो बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंस को बोलते हैं। क्यों दोहरी हो रही है? घर जाके सो जा आराम से। रेवेन्यू किसको बोलते हैं? इनकम को। रेवेन्यू किसको बोलते हैं? इनकम को। प्रीमियम इज चार्ज टू रेवेन्यू मतलब प्रीमियम को रेवेन्यू के सामने चार्ज कर दिया जाता है, मतलब प्रीमियम को क्या मान लिया जाता है? एक्सपेंस। तो पहला मेथड बिल्कुल सिंपल मेथड है, लेडीज मेथड है। प्रीमियम भर रहे हो, क्या मान लो? एक्सपेंस। कोई मर जाए तो पैसे आ जाए तो क्या मान लेना? इनकम। दैट्स इट। प्रीमियम भरा तो एंट्री क्या करी? प्रीमियम टू बैंक। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है तो आगे लिख दिया, और P&L टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। डरना क्या है? जेएलपी के नाम से डरना है तो डरते रहो, बाकी तो कुछ है ही नहीं। भाई गाड़ी का प्रीमियम भरते तो क्या करते? प्रीमियम टू बैंक, और ईयर एंड पे कहाँ भेजते? P&L। 10 10 10। ठीक है, 3 साल का क्यों बनाया है? तीसरे साल के बाद मुझे समझाना है, कभी तो डेथ होगी। रियल में तो नहीं होती है, लेकिन अब हमारे क्वेश्चन में तो होगी। तो तीसरे साल के बाद मान लो क्या होगी? डेथ होगी। ऑन डेथ बैंक टू जेएलपी। अगर मर गया तो क्या होगा? कितना पैसा आएगा? बताओ, ये सरेंडर वैल्यू आएगी क्या? पहले साल के एंड में छोड़ देता तो 500 आते, दूसरे साल के एंड में छोड़ देता तो 1200 आते, तीसरे साल के एंड में छोड़, यहाँ छोड़ा या मरी गया? मरी गया तो कितने आएंगे? 1 लाख। इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी से हमें रुपए आ गए, इसको एक बार मान लो प्रॉफिट है। बैंक टू जेएलपी, ये कोई लाइबिलिटी वाइबिलिटी नहीं है, ये क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस में बांट दिया? कैपिटल में। सिंपल। बैंक टू P&L, P&L टू कैपिटल। बोलो पक्का? तो जेएलपी एक टेम्पररी अकाउंट है, इंस्टीट्यूट बीच में खोलता है, नहीं तो सीधा क्या डाल दो? बैंक टू कैपिटल। बट वो इंस्टीट्यूट खोलता है तो हमने ही खुलवा दी। पक्का? रुपए आ गए, मरने पर फर्म के पास रुपए आ गए। कैपिटल किसको जाएंगे? मरे हुए को जाएंगे या तीनों में जाएंगे? तीनों में, क्योंकि ये प्रॉफिट किसका है? फर्म का है। तीनों में आएंगे रुपए। फर्म के पास रुपए 1 लाख आएंगे, लेकिन बटेंगे किसमें? तीनों में। अरे सर, मरे हुए को दो। मरे हुए को क्या देंगे? उसकी कैपिटल की क्लेम, और उसमें क्या और जुड़ जाएगा? इसकी वजह से जो आया हुआ है। लेकिन सारा उसको कैसे दे दूंगा? सारा तो तीनों का है। जब प्रीमियम भरा जा रहा था तो प्रॉफिट किसका कम हो रहा था? मरने वाले का कम हो रहा था, सबका कम हो रहा था? तो प्रॉफिट कम हो रहा था, प्रॉफिट चार्ज हो रहा है, लॉस चार्ज हो रहा है, तो प्रॉफिट सबका कम हो रहा है, तो आने पर बटेगा भी किसमें? सब में। ऐसे समझ लो कि कैपिटल कितनी की है तीनों की? 1 1 लाख। ठीक है, और असेट पहले से कितनी है? 3 लाख। अब इसकी डेथ होगी, रुपए मांगेंगे, और इंश्योरेंस ले रखे हमने कितने रुपए का? मान लो कितने रुपए का ले रखा है? 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है। तो अब 3 लाख रुपए की फर्म के पास क्या, फर्म के पास रुपए आ गए 3 लाख। अब 3 लाख सब में कितने बटेंगे? 1 1 1। एंट्री क्या बन रही है? ये नेट एंट्री यही तो बन रही है, बैंक टू कैपिटल 1 1 1। अरे बोलो बच्चों। तो 1 1 1 बटेगा, तो सी मर गया तो सी के अब कुल कितने देने होंगे? लाख पहले से देने थे, 1 लाख किसके आगे? जेएलपी के। वो 2 लाख इस बैंक में से दे देंगे। पक्का? समझ रहे हो क्या? तो पॉलिसी के जब रुपए आएंगे तो किस में देने हैं? खाली मरे हुए को। हाँ हाँ, सिर्फ मरे हुए को। मरे हुए को तो जरूरत है यार। ये इधर लड़के बिठाइए, चांपट भी ना मार्च को। मरे हुए को देने हैं क्या? मर जाएगी तू, क्यों गलत बोलेंगी तो? किस में जाएगा? तीनों में। फर्स्ट मेथड खत्म, इतनी सी बात थी, क्या डरना? बताओ फर्स्ट मेथड में फटाफट से डेथ पे बताओ एंट्री क्या होगी? बैंक टू जेएलपी, ये तो टेम्पररी प्रॉफिट का अकाउंट है, फिर उस प्रॉफिट को किस में बांट दिया? कैपिटल में। अब आप मेरे को ये बताओ कि डेथ हो ही ना,
रिटायरमेंट हो तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी, चलो 1 लाख ले लो पूरे, बोलो हाँ, कितने देगी, सरेंडर वैल्यू देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ क्या देगी, सरेंडर वैल्यू। तो एंट्री तो वही बनेगी, कौन सी, बैंक टू जेएलपी, जेएलपी टू कैपिटल, बट किससे, सरेंडर वैल्यू से। पक्का क्या, श्योर। ये वाले पॉइंट अभी आपको बाद में समझाते हैं, इफ नॉट सरेंडर्ड। अब फटाफट से जेएलपी प्रीमियम अकाउंट देखो, जब कंटिन्यू चलेगा तो हर साल क्या होता रहेगा, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, और वो कहां चलता रहेगा, ईयर एंड में, पी एंड एल में। जब तक कोई नहीं मरेगा तब तक क्या चलता रहेगा, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट में क्या आएगा, हर साल भरते हैं ना टू बैंक, और ईयर एंड पे वो कहां चला जाएगा, पी एंड एल में। मर जाएगा तो क्या आएगा, बैंक टू जेएलपी। तो जेएलपी अकाउंट एक नया खोलना पड़ेगा। प्रीमियम नहीं है ये प्रॉफिट का अकाउंट है। बाय बैंक 1 लाख क्यों लिखा है, मर गया इसलिए। तो 2100 कब लिखा है, जब क्या होगी, रिटायर हो गया। इसको क्या बोलती है, ये डेथ होगी, डेथ होगी या डेथ होगी, डेथ, नलायक, डेथ होगी। और इधर क्या होगी, डेथ नहीं हुई, सरेंडर होगी, क्या होगी, रिटायर, नलायक, रिटायर होगा तो क्या होगा, सरेंडर वैल्यू में। और ये किस में बांट देंगे, ए बी सी में। फिर से सुन लो मेरे को, बस फटाफट से याद करवाओ, नहीं तो गलत बोलते ही, कोई भी गलत बोले चांटा इसका पड़ेगा। इधर लड़का बिठाओ, नहीं तो क्या है, मरमराज, ये कह, बताओ, अच्छा लड़का ही है क्या, अच्छा बताओ, सबसे पहली एंट्री क्या, पहली एंट्री क्या होगी बताओ, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, पीएनएल टू जेएलपी। ये इतनी आसान एंट्री है, सैलरी पे करनी जैसी एंट्री है, सैलरी टू बैंक, पीएनएल टू सैलरी, यही तो है। एक्सपेंस की एंट्री यही होती है, जब तक नहीं मरेगा ये होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। डेथ होगी तो इंश्योरेंस कंपनी से रुपए किस में आ जाएंगे, फॉर्म में। तो डेबिट क्या हो गया, बैंक। प्रॉफिट है तो एक बार टेम्पररीली किसका अकाउंट खोल दिया, टू प्रॉफिट। प्रॉफिट का नाम क्या रखा हुआ है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी की वजह से हुआ वाला प्रॉफिट। आप ऐसे थोड़ी बोलते हो कभी टू प्रॉफिट, आपको फीस मिलती है तो क्या करते हो, बैंक टू फीस करते हो, मतलब मेरे को मिलती है तो मैं एंट्री क्या डालता हूँ, बैंक टू प्रॉफिट या बैंक टू फीस। तो है तो वो प्रॉफिट ही ना, तो बैंक टू प्रॉफिट थोड़ी लिखूंगा, बैंक टू जेएलपी का पैसा है तो बैंक टू जेएलपी, फिर जेएलपी को किसमें बांट दिया, पार्टनर्स कैपिटल। पक्का है ये प्रॉफिट, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, इसको कोई बच्चा लाइबिलिटी मत समझ लेना। पक्का ये प्रॉफिट आ गया। अब आएगा कितना, डेथ है तो फुल अमाउंट, और सरेंडर है तो, सरेंडर क्या होता है, रिटायरमेंट है तो क्या है, सरेंडर वैल्यू। पक्का। जेएलपी प्रीमियम में क्या आएगा हर साल, टू बैंक बाय पी एंड एल। और जेएलपी में क्या आ जाएगा, पहले बाय बैंक और ये, और बाद में किसमें बढ़ जाएगा, ए बी और सी। श्योर। ये है फर्स्ट मेथड। ये कौन सा मेथड है, फर्स्ट। शाबाश, इसका क्वेश्चन करते हैं एक। मिल गया क्या, इलिस्ट्रेशन नंबर 7। रेड व्हाइट एंड ब्लैक, रेड व्हाइट ब्लैक किस रेशो में बांटते हैं, 5:3:2 में। ठीक है, पॉलिसी कितने की है, जो अभी मैंने एग्जांपल आपको कराया है उससे कंपेयर करके बताओ कि ये 50,000 किसके बराबर था। मेरे एग्जांपल में अमाउंट कितनी थी, 1 लाख। प्रीमियम कितने का है, 3,000। हर साल पे करते हैं 10th जून को। और सरेंडर वैल्यू पहले साल के एंड में कितनी है, नील। दूसरे साल के एंड में 900, तीसरे साल के एंड में 2,000, फिर 3,600। ब्लैक रिटायर, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एज्यूमिंग नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड। ये लाइन कब समझ में आएगी, जब सेकंड मेथड और समझ लोगे। एक बार इसका मतलब ये समझ लो कि प्रीमियम इज चार्ज टू रेवेन्यू, प्रीमियम को हम क्या मान रहे हैं, एक्सपेंस। पक्का। अब एक्सपेंस मानते हैं तो सर सरेंडर वैल्यू का क्या यूज होगा, सरेंडर वैल्यू का यूज सेकंड मेथड में होगा, फर्स्ट मेथड में कोई यूज नहीं। अब बताओ क्या एंट्री डालूं, बताओ। जेएलपी प्रीमियम टू बैंक 3,000, कब तक, 15 अप्रैल 22 तक। शुरू कहां से करना है, बताओ बच्चों, शुरू कहां से करना है। अब कुछ नहीं पता तो कहां से कर दूंगा, 18 से ही करूंगा, जब से जेएलपी की बात कर रहे हैं। टू बैंक बाय पी इंडल, समझ में आता है। ये डेट कौन सी डालोगे, प्रीमियम पे करने वाली, ये ईयर एंड की। पक्का ईयर एंड दिसंबर है या मार्च है, कैसे पता लगता है, जब भी साल कैसे दिए हो, 18-19, तब ईयर एंड कौन सा होगा, दिसंबर। और जब कैसे दिया हो, 18-19, तब क्या होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्योंकि अप्रैल में भी दिन आना चाहिए और मार्च में भी आना चाहिए। और जब 18-19 डायरेक्ट दिया हो तो क्या होगा, दिसंबर। पक्का। चलो बच्चों आगे बताओ। अब डेथ हो गई या रिटायरमेंट हुई है, रिटायरमेंट, यूनिट रिटायरमेंट वाली चल रही है, तो कितना आएगा,
बोलो जल्दी बताओ, 36 आएंगे ना, लास्ट वाली सरेंडर वैल्यू आ जाएगी। तो जेएलपी अकाउंट, बैंक टू जेएलपी अकाउंट कितना आएगा? 36। और वो किस में बांट दिया? तीनों में। अगर यही क्वेश्चन डेथ का करना होता तो बना लो साइड में, कितना आता? 50। और तीनों का रेशो क्या है? 5:3:2। तो कितना हो जाता? 25, 15 और 10। यही आता है ना 5:3:2। ये कब होगा? जब डेथ। श्योर? पहला मेथड खत्म, ऐसे जेएलपी को बना रखे। फर्स्ट मेथड गया। श्योर? कोई डाउट है बता दो। अब आते हैं सेकंड मेथड। सेम वही फैक्ट्स है। 10,000 का क्या है? प्रीमियम पॉलिसी कितने की है? 1 लाख। सरेंडर वैल्यू कितने की है ये? अब इसका मतलब क्या है? व्हेन सेकंड मेथड को बोलेंगे क्या, पता कैसे लगेगा? व्हेन जेएलपी विल बी शोन इन बैलेंस शीट एट सरेंडर वैल्यू, या व्हेन जेएलपी अकाउंट विल बी मेंटेन्ड, ऐसा लिखा हो कि जेएलपी सरेंडर वैल्यू पर रखनी है। पक्का? पिछले क्वेश्चन में तो जितना चुकाया सारा किस में डाल दिया? P&L में। लॉस मान लिया ना, जितना पे किया सारा का सारा क्या मान लिया? लॉस। इसमें क्या है? ध्यान से समझना। अब फर्स्ट मेथड में क्या गड़बड़ है? मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कितने दिए? 10। इंश्योरेंस कंपनी कहती है तुम मरो चाहे ना मरो, 500 तो कब मर्जी ले लेना मुझसे, तुम मरो या ना मरो, तुम मरो या ना मरो, कितने ले ही लेना? 500। तो मेरा लॉस कितने का हुआ? मैंने इसको दिया, ये मान लो इंश्योरेंस कंपनी है, ये कौन है? इंश्योरेंस कंपनी है। लाइटिंग कम है कमरे में या इसकी वजह से हो रहा है? ये मान लो कि क्या है? इंश्योरेंस कंपनी है। रुपए ही नहीं है, रुपए दो पहले। बस ये ही है, ये समझने के बाद खत्म, कुछ बचेगा ही। ये इंश्योरेंस कंपनी है, इसको मैंने कितने रुपए दे दिए? 10,000। ये मैंने इसको रुपए दिए 10,000। पक्का? ये 10,000 रुपए गए। स्क्रीन देखो, इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें दिख नहीं रही है, ये 5, ये तो दिख रहा है। इंश्योरेंस कंपनी स्क्रीन में आ जाए तो भी नहीं दिखेगी। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी हमारी क्या है, गोरी ज्यादा है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी को मैंने ये रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 10,000। अब ये कह रही है कि आप चाहे मत भी मरो तो भी कितने ले लेना? 500। ये कह रही है 500 सर कम मर्जी वापस ले लेना। तो मेरा लॉस कितना है? 10,000 दे दिए, 500 वापस देने के लिए तैयार है। मेरा लॉस कितना है? 10 500, 9,500। अब मैं तो 10 500 बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो 9.5। बस इतना सा अंतर है। क्या कहता है ये जेएलपी कहता है प्रीमियम अकाउंट नहीं बनाना। जेएलपी प्रीमियम नहीं, इसको असेट मान के चलो। इसको क्या मान के चलो? असेट। तो वो कह रहा है कि आपने इसको कितने रुपए दे दिए? 10,000 दे दिए। पिछली बार आपने सारा ही किस में डाल दिया था? P&L में। 10 का 10 मत डालो भाई, 500 तो मिल ही सकते हैं। 500 तो क्या है, मिल ही सकते हैं। तो कितना लॉस मानो? 9,500। समझ गया नहीं? पिछली बार हमने एक तो इधर प्रीमियम लिखा था, सेकंड मेथड में यहां प्रीमियम नहीं मानना, इसको मैंने डेटर बनाया है। इतना इतना एक बार भूल जाओ। तो मैंने 10,000 रुपए दिए और इससे कितने, मैंने 10,000 का डेटर बना लिया। अब डेटर साल के एंड में कहता है बिना मरे तो मैं 500 ही दूंगा। तो मेरे को कितने का लॉस हो गया? 9,500 का। पक्का? फर्स्ट मेथड में हमने पूरा ही P&L में चार्ज कर दिया था, जो क्या था, गलत था। गलत तो क्या था, जैसे रिफाइनमेंट आती रहती है, एवरेज प्रॉफिट के ऊपर सुपर प्रॉफिट आया, उसको थोड़ा और किसने, कैपिटलाइजेशन ने सही किया, तो वैसे ही क्या है। ये बात समझ में आ गई? अब अगली बार का लॉस बताओ आप। फिर से कितने दे रहा हूं? दे बेटा दे। फिर से कितना दे रहा हूं मैं? ये 10,000। सर 500 का नोट लेके बैठे हो 10,000। तो तुम भी तो फ्री में वीडियो देख रहे हो, बताओ तो 10,000 रुपए क्या है? बोलो। तो 10,000 रुपए मैंने क्या करा? इसको दे दिया। बोलो। तो 10,000 रुपए मैंने इसको दे दिए। अब ये क्या कह रही है? 500 से कितना हो गया? 1200। 500 से कितना हो गया? 1200। 500 तो पहले ही देने थे, एक्स्ट्रा कितने बढ़ाए हैं? ये मत बोल देना कि 10,000 में से 1200 मिल जाएंगे तो 88 लॉस होगा। बस 500 तो ये पहले ही देने के लिए तैयार थी। इस 10,000 के अगेंस्ट इसने कितने किए? 700 ही तो बढ़ाए। तो मेरे को 500 तो पहले ही देने थे, 10 और दे दिए, तो एक तरह से कितने लेने थे? 10 500। और ये कह रही है कुल मिला के कितने मिलेंगे? 1200। तो कितने का लॉस आएगा? 9,300 का। आप ऐसे समझो कि 500 के कितने कर दिए? 1200। तो इसने 700 का एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया अगेंस्ट दिस 10,000। तो कितने का लॉस अभी भी है? 93। नहीं तो मैं सीधा फॉर्मूला बताता हूं, ओपनिंग सरेंडर वैल्यू प्लस प्रीमियम पेड माइनस क्लोजिंग सरेंडर वैल्यू, क्या आ जाएगा? लॉस। फिर भी इसको समझो, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला बेटे 500 तो आपसे पहले से ही मांगता था ना,
10 और हो गए, तो टोटल अब मैं कितने मांगता हूं 10,500। इसने कहा बकवास मत कर, मरा नहीं तो कितने मिलेंगे, सिर्फ 1200 ही मिलेंगे। तो मैं करूंगा ले 10,500 के 1200 ही मिलेंगे, तो कितने का लॉस हो गया 9300। श्योर। अब अगली बार का लॉस बताओ सीधा। 1200 से 2100 कितने बढ़ा दिए 900। 10,000 के अगेंस्ट 900 बढ़े हैं, तो कितना हो गया 9100। और 1200 ओपनिंग बैलेंस लिखा 1200, 10,000 और दिए, और ये कितने हो गए 21। तो ये तो सिंपल सा है, एक जेएलपी अकाउंट बनाना है, कुछ भी नहीं है। पेमेंट करो तो जेएलपी टू बैंक, पेमेंट हमेशा कितने की होगी 10,000 की। इधर लिख देना क्लोजिंग सरेंडर वैल्यू कि इतना तो मुझे लॉस हुआ ही नहीं, इतना तो मुझे वापस ही मिल जाएगा। तो कितना आएगा 9500। इतना तो मुझे वापस ही मिल जाएगा, बोलो। तो इस मेथड में लॉस स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, कम चार्ज। उसमें तो हर साल कितना चार्ज हो रहा था 10,000। इसमें लॉस पहले से ही क्या हो रहा है, कम चार्ज। 95 ही चार्ज हुआ ना। तो 10,000 में से मैंने फिर से सुन लो, इंश्योरेंस कंपनी को कितने दिए 10,000। कितना वापस देने के लिए तैयार है 500। तो लॉस कितना माना 95। एंट्री पूछे तो जेएलपी प्रीमियम नहीं लिखना, इसमें हम डेटर मान के चलने हैं उसको। तो डेटर को कितने दे दिए, एक तरह से 10। डेटर वापस कितना देगा 500, तो एक तरह से कितना का लॉस हो गया, बैड डेट्स हो गया 95। नेक्स्ट ईयर कितने का है डेटर 500 का, तो ऑलरेडी था, 10 और दे दिए, तो 10,500 के अगेंस्ट कितने मिलेंगे 1200। तो लग गया नुकसान 93। अगला कितना हो गया 1200 का ओपनिंग बैलेंस, 10,000 का क्या हो गया, बोलो बोलो, डेबिट। तो 2100 का क्या हो गया क्लोजिंग बैलेंस, तो ये कितना हो गया 9,100 का लॉस। अब ये बच गया 2100। अब मान लो डेथ हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए, पहले अपने डेथ ही ले लो। बैलेंस कितना आ रहा है 2100 आ रहा है, और अब होगी डेथ। तो इंश्योरेंस कंपनी कितने रुपए लेगी, देगी 1 लाख। इंश्योरेंस कंपनी कितने रुपए देगी 1 लाख। 21 के मुझे कितने मिले 1 लाख। कोई डेटर जिससे मैं 21 ही लेता था, वो आगे दे कितना गया 1 लाख, क्योंकि इन केस ऑफ डेथ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी अमाउंट देगी। तो हमें कितने का फायदा हो गया 2100 ही लेने थे, कितना फायदा हो गया 1 लाख। तो कितने का आ गया 97,900 का क्या आ गया गेन। सर इसमें पूरे 1 लाख नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे सर, इसमें तो कम प्रॉफिट आ रहा है। इसमें तो नालायक पहले लॉस भी तो क्या आया हुआ है कम। उसमें पहले दोनों मेथड में बराबर प्रॉफिट बराबर लॉस आएगा, अभी मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। इसमें देखो, इसमें पहले 10 10 10 पीएनएल में कितना चार्ज हो रखा है 30। 30,000 मैंने इंश्योरेंस कंपनी को भरे और लॉस भी कितना माना था 30। तो वापस प्रॉफिट कितना मान लिया जो आ गया 1 लाख। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ 70,000। इसमें भी 70 होगा। इसमें कैसे होगा, लॉस कितना चार्ज हुआ है, इन तीनों का टोटल करो, लॉस कितना चार्ज हुआ है 27,900। इन तीनों का टोटल आता है 27। तो लॉस 27,900 चार्ज हुआ है, और इनकम कितनी बुक हो रही है 97,900। तो नेट इसमें भी कितना आ रहा है 70 ही। इसमें लॉस भी पहले कम, तो आगे इनकम भी कम, पक्का। अब इसमें कैसे करना है, जेएलपी अकाउंट बनाते रहो। डेथ वाले टाइम क्या होगा, डेथ वाले टाइम ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा होगा सरेंडर वैल्यू, और रुपए मिल गए काफी ज्यादा, तो बचा हुआ किसमें बांट देंगे ए बी एंड सी। और अगर क्या है सिंपली रिटायरमेंट ही है, तो 21 को 21 से ही आएंगे, ए बी सी में कुछ भी नहीं जाएगा। आय वैल्यू भी आ रही है 2100, और आय भी कितने 21। पक्का। क्वेश्चन करते हैं 8th। तो जब भी लिखा हो नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड, मतलब जेएलपी में बैलेंस रखना ही नहीं है, हाथों हाथ सारा किसमें डाल लो पी एंडल में। तो ये कौन सा मेथड है फर्स्ट। और जब क्या लिखा हो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन सरेंडर वैल्यू बेसिस, तो ये कौन सा है सेकंड। तो बताओ, वही है 532 है, पॉलिसी अमाउंट 50,000 की है, प्रीमियम कितने का है 3। सरेंडर वैल्यू याद रख लेना 0, 900, 2,000, 3600। याद रख लोगे, बार बार ऊपर ना करना पड़े। तो पहले साल कितना प्रीमियम भरा 3,000, मिलेगा कितना 0। तो पहले साल तो सारा ही किसमें डाल दिया पी एंडल में, क्योंकि क्लोजिंग सरेंडर वैल्यू है ही नहीं। यहाँ जेएलपी अकाउंट बना रहे हैं, ये जेएलपी प्रीमियम नहीं है। फर्स्ट मेथड में क्या था जेएलपी प्रीमियम अलग था, और जेएलपी तो लास्ट में खुला था प्रॉफिट बन के। यहाँ ये क्या है डेटर है, डेटर को कितने दिए 3, वो कह रही है अभी कुछ नहीं मिलेगा, तो सारा लॉस हो गया। अगले साल फिर से 3 दिए, और सरेंडर वैल्यू कितनी है 900, तो कितने का लॉस हो गया। तो इधर लिखना बैंक, और इधर क्या लिखना सरेंडर वैल्यू। तो लॉस कितने का हो गया। अब 900 पहले से लेने हैं, 3,000 और दे दिए, तो 39 के अगेंस्ट कितना मिल रहा है
2000, तो लॉस ये बैलेंसिंग फिगर से आ गया भाई। 900 पहले से दे रखे, 3000 और दे दिए, तो 39 लेने थे और वो उसने सरेंडर वैल्यू बना कितनी दी, 2000, तो ये लॉस आ गया। फिर 2000 और 3000 5 हो गए और सरेंडर वैल्यू 36 ही है, तो फिर से ये बैलेंस से आ गया। अब 36 वाले के बाद वो क्या हो गया, रिटायर, तो रिटायर हो गया तो कितना आएगा 36। अब मान लो डेथ ही हो जाए, तो डेथ हो जाए तो कितने मिलते, 50। फिर कैपिटल में कितने जाते, 50,000 माइनस 36, ठीक है। कैपिटल में कितने जाते हैं, 50,000 माइनस 36। अब एक क्या करेंगे, आमने सामने करेंगे क्वेश्चन, तब समझ में आएगा। आमने सामने का मतलब कंपैरिजन के तौर पर, उधर ही करता हूं ना। एक मिनट बच्चों, ध्यान से समझना। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं और कैसे करेंगे, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों से। प्रीमियम कितना बताओ, 5000, और सरेंडर वैल्यू कितनी है, 500, 1200, 2500, यहां टपका दे क्या। और लंबा करने का क्या मतलब है क्वेश्चन, और कितने में, पॉलिसी अमाउंट कितने की है, 1,00,000। पॉलिसी अमाउंट कितने की है, 1,00,000। रेशो क्या है, 5:3:2। अब इसको बच्चों मैं क्या कर लेता हूं, जूम कर लेता हूं, ताकि क्या, ये कौन सा मेथड है, फर्स्ट, ये कौन सा है, सेकंड। कैसे पता लगेगा फर्स्ट मेथड का, लिखा होगा व्हेन नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड, और या फिर क्या लिखा होगा, प्रीमियम इज चार्ज टू रेवेन्यू, या क्या लिखा होगा, प्रीमियम विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। और सेकंड में क्या लिखा होगा, व्हेन जेएलपी अकाउंट विल बी मेंटेन्ड, या क्या लिखा होगा, व्हेन व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन असेट। उसको हम क्या माने, बीच में क्या कर, बताओ। इसको कर लिया जूम। अब ये मेरे को फर्स्ट मेथड है। एनुअल प्रीमियम कितने का है बच्चों, 5,000। फर्स्ट मेथड तो भूल ही गए, सेकंड जब करने लगे क्या था फर्स्ट मेथड, सारे को क्या मानना है, एक्सपेंस। तो क्या लिखना है, जेएलपी प्रीमियम डेबिट, खाली जेएलपी नहीं, जेएलपी प्रीमियम डेबिट टू बैंक, कितने का, और फिर ईयर एंड पे इसको कहां डाल देना, पक्का क्या, श्योर, कितनी बार, 3 बार, जब तक वो ना मरे। जेएलपी प्रीमियम है, ये एक्सपेंस मान के कर रहा हूं मैं, कोई जेएलपी अकाउंट मेंटेन ही नहीं कर रहा, पक्का, याद है क्या ये, गजनी थोड़ी हो, 2 मिनट पहले ही तो किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, प्रॉफिट है ये, और जेएलपी टू ए बी सी। यहां इस जेएलपी का मतलब क्या है, प्रॉफिट। कितने का बैंक में आएगा बैलेंस, पॉलिसी कितने की थी, 1,00,000, अभी तो बनाया आपके सामने ही। और 1,00,000 को किस रेशो में बांट दो, श्योर। रिटायरमेंट होता तो लास्ट सरेंडर वैल्यू कितनी है, 2500, तो ये एंट्री कितने से हो जाती, 2525, श्योर। इधर बताओ, बोलो। इधर जेएलपी अकाउंट बनाना पड़ता है, किस पर, सरेंडर वैल्यू पे। अगर अकाउंट बना लोगे तो एंट्रीज तो अकॉर्डिंगली, अगर एंट्रीज आ जाए तो लिख लोगे ना। तो बताओ जेएलपी अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखूं, कितने का, बताओ गजनी हो, 5। सीडी कितने का था, तुम्हें प्रीमियम याद नहीं है, वहां 3 बार लिख लिया, तो ये तो कहाँ याद रहेगा, 500, 1200, 2500, 500, 1200, 2500, याद रह जाएगा क्या, देखते। लॉस कितने का आ गया, अगली बार कितना,
38 इंडीड। क्या करें बताओ, सारी रात रामायण पढ़ो, अगले दिन क्या पूछो, सीता किसका बाप था। ये बैलेंस से कितना आएगा 43। भाई 500 पहले से भी तो मांगता था, फिर 5000 और दिए तो कितने हो गए 5500। उसमें से उसने कितने मना कर दिए, कितने देने के लिए तैयार है 1200, तो लॉस कितने 43, फिर 1200, फिर बैंक कितने का, फिर सीडी कितने का, कितना पीएनएल में कितना जाएगा 3700। अगली बार बताओ बीडी कितने का 2500। अब मर गया तो 1 लाख। ए बी सी में कितने बट जाएंगे 97,500। और नहीं मरा तो 2500। फिर ए बी सी में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि उनको पहले से गया हुआ है इनडायरेक्टली। कैसे गया हुआ है, कम प्रीमियम भर रहे थे 5000, तो भी लॉस कम चार्ज कर रहे थे, लॉस कम चार्ज किया था ना उनको, तो इनडायरेक्टली उनको पहले से ही गया है जेएलपी के अमाउंट का क्रेडिट मिला हुआ है बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड लॉस। प्रीमियम भरा 5 तो भी लॉस कितना माना 45 ही माना। प्रीमियम भरा 5 तो भी लॉस कितना माना 43। प्रीमियम भरा 5 तो भी लॉस कितना माना 37। तो इस जेएलपी के इक्विवेलेंट क्रेडिट उनको बाय वे ऑफ रिड्यूस लॉस क्या है कैपिटल में गया हुआ है। तो रिटायरमेंट पे 2500 रुपये मिले और 2500 का फायदा उनको पहले ही बुक हो रखा है। कैसे बुक हो रखा है, प्रीमियम कितने भरे थे 3 सालों में 15,000। 15,000 भरने के बावजूद भी पीएनएल में कितना चार्ज किया है, इन तीनों का टोटल बताओ। 4 4 8 3 11 12,500। तो आपका एक्सपेंस 15,000 लग रहा था, तब भी हम लॉस कितना मान रहे थे 12,500। तो 2,500 के इक्विवेलेंट क्रेडिट तो ऑलरेडी गया हुआ है। तो अप टू सरेंडर वैल्यू तक का तो क्रेडिट सेकंड मेथड में अपने आप पार्टनर्स को मिला हुआ होता है, क्योंकि भले ही प्रीमियम ज्यादा गया तो भी हमने लॉस क्या माना कम। तो सरेंडर वैल्यू तक अगर मिलेगा तो उनको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। श्योर, बोलो बच्चों। देखो अब कंपैरिजन के लिए फर्स्ट मेथड में क्या है, दिया एक्सपेंस, दिया तो क्या मान लिया एक्सपेंस, और गया तो खर्चा आया तो फायदा। ये जेएलपी किस सेंस में नहीं है, डेटर वाले सेंस में नहीं है। सेकंड मेथड में किस सेंस में है, डेटर, उसको डेटर बना रहे हैं और वो कम दे रही है तो हम लॉस मानते हैं। यहाँ ये सिर्फ फायदा है, आप चाहे डायरेक्ट देखो बैंक टू एबीसी तो हो रहा है, ये तो एक दिन के लिए आया है बस। तो ये यहाँ डेटर के सेंस में नहीं है, ये किस सेंस में, गेन के सेंस में, बैंक टू पीएनएल। अब जैसे तुम फीस देते हो तो मैं फीस थोड़ी मतलब ऐसे थोड़ी लिखता हूँ बैंक टू प्रॉफिट, पहले तो उसका नाम ही लिखता हूँ। तो ये एक बार फायदा हो गया किसकी वजह से, जेएलपी की वजह से, और बांट दी। तो यहाँ जो भरते गए वो लॉस, तो जो जो भी आएगा वो। यहाँ 2,500 का क्रेडिट क्यों देना है, रिटायरमेंट पर भी क्यों देना पड़ेगा फर्स्ट मेथड में, बिकॉज पहले जो दिया था वो सारा क्या मान लिया लॉस, तो अब जो आएगा वो सारा क्या मानो प्रॉफिट। यहाँ पर क्या है, दिया कितना 5 5 5 15, तो भी लॉस क्या माना इत कम माना ना, तो 12,500 ही लॉस माना हुआ है। तो बाय वे ऑफ रिड्यूस लॉस पार्टनर हैज गोट द क्रेडिट ऑफ ₹2,500। तो अप टू 2500 ही मिलेंगे तो कुछ भी प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। तो रिटायरमेंट पर क्या होगा, सरेंडर वैल्यू पर ये पड़ा होगा और मिलेंगे भी कितने सरेंडर वैल्यू, तो कुछ भी प्रॉफिट या लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। और होगा भी नहीं, इधर 2500 होगा, बाय बैंक भी क्या होगा 2500। डेथ में इसमें जाएगा एक्स्ट्रा वाला, क्योंकि 2500 का तो क्रेडिट पहले ही मिला हुआ है ना लॉस कम बुक करके। तो इसमें क्या करना है, जब चुकाओ तो टू बैंक बाय सीडी लिख दो और बाय क्या लिख दो पीएनएल। फिर चुकाओ तो टू बैंक बाय सीडी लिख दो, बाय क्या लिख दो पीएनएल। चुकाओ तो टू बैंक बाय सीडी लिख दो, बाय क्या लिख दो पीएनएल। पक्का, श्योर। चलो अब एक सेकेंड रुको, थोड़ी सी देर में छुट्टी करते हैं तुम्हें। जेएलपी रिजर्व थर्ड मेथड तो नहीं करेंगे अभी, कल करा देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में देख लेना आप। अब सुनो, ये वाला क्वेश्चन याद है क्या आपको, सेकंड वाला। प्रीमियम था 10,000 और सरेंडर वैल्यू 512 2100 है और सेकंड मेथड से कर रहे हैं। तो पहले कितने दिए 10,000, 500 बच गए तो कितने रह गए 95, फिर 10 और दे दिए। तो ये याद है ना यहाँ तक, तो लास्ट में कितने पर आ गया था 21 पे, और मिल भी कितने गए 21। तो रिटायरमेंट पे तो कुछ नहीं जाएगा, बट
डेथ पे क्या जाएगा, एक्स्ट्रा वाला जाएगा। अब कई बार क्या होता है, पॉलिसी आ रही है 21 की और हमें कम ज्यादा मिल जाते हैं। कब, रिटायरमेंट पे भी। सर रिटायरमेंट पे तो सरेंडर वैल्यू मिलेगी और ये सरेंडर वैल्यू पे ही तो आ रहा है, ज्यादा क्यों मिल गए। देखो ये कब करके छोड़ी हमने सरेंडर वैल्यू, हमने सरेंडर वैल्यू कब बना के छोड़ दी, ईयर एंड पे। अब रिटायर वो कब होगा, मतलब जरूरी थोड़ी है बीच में, मतलब लास्ट सरेंडर वैल्यू कब की थी, यहाँ की थी। अब वो रिटायर हो रहा है यहाँ, तो इस पीरियड का भी वजह से वो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। तो कई बार रिटायरमेंट पर भी क्या हो जाता है, हमें ज्यादा रुपए या मिल जाएंगे तो क्या होगा, रिटायरमेंट पर अदरवाइज तो क्या नहीं जाएगा, आई 21 हो रहा है और मिलेंगे भी कितने, आई 21 रहा है और मिलेंगे भी कितने। तो जनरली कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा। बट अगर क्वेश्चन रिटायरमेंट का है और इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि ज्यादा मिले हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें ज्यादा दिए हैं, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा वाला यहाँ पर भी ओल्ड रेशो में जाएगा। एक्स्ट्रा वाला यहाँ पर भी किस में जाएगा, ओल्ड रेशो। और कई बार डॉक्यूमेंट और पूरे ना हो तो वो थोड़े बहुत रुपए क्या कर देती है, कम भी कर देती है, तो फिर क्या होगा, वो इधर आ जाएगा। मान लो इधर 1900 होता, इधर कितना होता 1900, तो 200 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस। पक्का, बोलो, क्लियर है। अब इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे कल की क्लास में। ठीक है बच्चों, बाकी हम कल करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू, लव यू सो मच, बाय बाय। ठीक है, मजाक करने की आदत है, बुरा मत मान जाना, ठीक है।